नमस्कार, आखिरी सौदा में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप पंड्या। नमस्कार और मैं हूं हेमंत घई। और देखिए, ऐसे बाजार में भी प्राइस में क्या जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। इतना ही नहीं, बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो ट्रेंड के अगेंस्ट आज बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहे हैं। तो जल्दी से देख लेते हैं बुल ट्रेड कौन से निकल कर आ रहे हैं। इन्फोसिस बेहतरीन नतीजे पेश किए, टीसीएस ने निराश किया और उसका फायदा भी देखिए दरअसल इन्फोसिस को मिलता हुआ। तो बढ़िया प्रदर्शन दूसरे दिन लगातार दिखा रहा है। इनकी शुक्रवार को भी देखिए दिन के निचले स्तरों से सेकंड हाफ में रिकवर हुआ था। जेट एयरवेज में एक बढ़िया शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिला है। जब ये खबरें हमारे नेटवर्क ने ब्रेक करी कि यहाँ पर नरेश गोयल साहब अब सोच रहे हैं कि इस्तीफा दे देंगे और उनके बेटे आगे कामकाज संभालेंगे, इन खबरों के चलते जो शॉर्ट्स थे वो थोड़े कवर होते हुए नजर आए। विस्तार से स्टॉक पर हम आगे चर्चा जरूर करने वाले हैं। और येस बैंक ने भी देखिए बढ़िया शॉर्ट कवरिंग मूव आज इसको ऊपर ले जा रहा है। प्राज लगातार पिछले हफ्ते भी देखिए आउट परफॉर्मिंग स्टॉक था और आज भी नए 52 हफ्तों के उच्चतम स्तरों को छूता जा रहा है। पिछले हफ्ते 5% शेयरों ने हाथ बदले थे और उसके बाद से इसमें जबरदस्त रैली देखने को मिली थी। और कई पीएसयू बैंक्स हैं जहां पर अच्छा प्रदर्शन आज के सत्र में देखने को मिल रहा है। खासतौर पर ओबीसी, पीएनबी, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, यहाँ पर दमदार तेजी देखने को मिल रही है। तो ये वो सेक्टर और स्टॉक जो इस कमज़ोर बाजार में भी शानदार परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। लेकिन कमज़ोर होने वाले शेयर्स कौन से हैं? खासतौर पे आईटी वो सेक्टर है जो लगातार कमज़ोर है। टीसीएस के कमज़ोर प्रदर्शन के बाद तो विप्रो, टेक महिंद्रा भी गिरने वालों में शामिल है और वायदा कारोबार के ढेरों मिड कैप स्टॉक्स भी हैं। साथ ही साथ अगर इंडेक्स की बात करें तो आईटीसी, एलएनटी, गेल, ये कुछ और दिग्गज हैं जो आज बाजार को कमज़ोर कर रहे हैं। सुबह हमने एक सेक्टर जहाँ आपको मंदी की कॉल दी थी आईटी के साथ साथ, वो था मेटल। जेएसपीएल देखिए, स्टील अथॉरिटी देखिए और साथ ही वेदांता, इन सभी में बिकवाली देखने को मिल रही है। तो ये कमज़ोर सेक्टर साफ तौर पे नज़र आता है। अगर आप वायदा कारोबार के स्टॉक्स पे नज़र डालें तो फेडरल बैंक, एलएनटी फाइनेंस, एसआरईआई इंफ्रा, ये कुछ फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर हम कहेंगे, बैंक भी हैं, एनबीएफसीज भी हैं, जहाँ पे काफ़ी गिरावट देखने को मिल रही है। और खबरों का असर जिन स्टॉक्स पर है, नतीजों के चलते एवेन्यू सुपरमार्ट बड़ा लूजर बना हुआ है दिन के लोज के आसपास। टाटा स्पंज ऐसी एक और कंपनी जिसके नतीजों ने निराश किया, तो इनकी आज पिटाई होती हुई नजर आ रही है। तो यह इस समय के वो स्टॉक्स जहाँ पर तेजी और मंदी के ट्रेंड देखने को मिल रहे हैं। हमारे साथ अब हमारे एक्सपर्ट्स भी जुड़ते हुए राजेश सातपुते और आशीष कुकरेजा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त कौन सा ट्रेड देखने को मिल रहा है। ये कॉल अपने एक्सपर्ट से लेने का समय हो चुका है, तो आपको कुछ देर में हम बताते हैं कि कौन सा है वो स्टॉक। लेकिन चलिए पहले बाजार की बात कर लें, क्योंकि इंडेक्स इस समय कमज़ोर होता हुआ नजर आ रहा है। और आपके सामने निफ्टी का चार्ट लेकर आते हैं और उसके बाद अपने एक्सपर्ट से राय लेंगे राजेश सातपुते जी से कि वो आज इस समय निफ्टी पे लॉन्ग करेंगे या शॉर्ट। ये देखिए, ये तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। नीचे 50 दिन का एवरेज, ऊपर 100 दिन का, और इनके बीच में निफ्टी फंसा हुआ है तकरीबन महीने भर से। आज हमने नीचे के लेवल को टेस्ट किया है, इस लिहाज से आज हम सपोर्ट लेवल्स को टेस्ट कर रहे हैं। आज हमारा यहाँ पे नीचे के लेवल का टारगेट तकरीबन 10,700 के आसपास का था और वहीं पर हम इस समय आ चुके हैं। लेकिन अब यहाँ से निफ्टी के लिहाज से अहम बात क्या होने वाली है कि सपोर्ट लेवल पर हम टिकते हैं या इसको तोड़ते हैं। तो इस समय इन स्तरों पर 10,715 ये वो लेवल है निफ्टी का, 10,715 का, जिस पर आपकी नज़र होनी चाहिए, क्योंकि यहीं पर ये 50 दिन का एवरेज है। और अगर आप इस लेवल के नीचे बाजार को बंद होते हुए देखते हैं तो मंदी और बढ़ेगी। यहाँ से 50, 60, 70 पॉइंट शायद और निकलते हुए नजर आएंगे और वो नीचे के टारगेट्स ओपन होंगे आपके लिए। निफ्टी बैंक का चार्ट भी आपकी निफ्टी का एक इंट्राडे चार्ट भी आपके सामने लेकर आएंगे और वहाँ पर आपको जो दिखाई देगा, ये देखिए, ये आर्ली चार्ट है और यहाँ पर भी एक कंजेशन जोन बनता हुआ आपको नजर आ रहा है। ऊपर और नीचे दोनों तरफ से बाजार एक सीमित दायरे में है और उस दायरे को भी आज हम तोड़ते हुए नजर आए, अब वापस से संभल रहे हैं। तो वो लेवल जिसकी हम बात कर रहे थे 10,715 का, वो इंट्राडे के लिहाज से भी काफ़ी अहम है, इस पैटर्न के हिसाब से भी काफ़ी अहम है। और साथ ही साथ अगर आप डेली चार्ट देखते हैं तो वहाँ भी इंपॉर्टेंट है। निफ्टी बैंक का चार्ट भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे और उसके बाद अपने एक्सपर्ट की राय ले लेते हैं। निफ्टी बैंक में अगर आप देखें तो ये देखिए, हम आपको ट्रेंड लाइन लगातार दिखा रहे थे, आज दरअसल हम उसके नीचे फिसले हैं, तो ये कमजोरी का संकेत। दूसरी तरफ नीचे आप देख सकते हैं एक 20 दिन का मूविंग एवरेज है, जहां पर आज निफ्टी बैंक ने अब तक सपोर्ट लिया है। तो एक तरह से मोमेंटम लॉस हो रहा है और आपको ब्रेकडाउन के संकेत मिल रहे हैं, लेकिन नीचे एक अहम सपोर्ट है। तो वहाँ पर आज हमने दिन का लो बनाया 27,200 के लेवल आज के दिन, इसीलिए महत्वपूर्ण है, ये हमें लग रहा था। और इसी लेवल पर अब आपकी नज़र होनी चाहिए। 27,200 के नीचे जाकर अगर निफ्टी बैंक बंद होता है तो फिर वो बुरी खबर होगी और वहाँ से और गिरावट का रास्ता खुलेगा। लेकिन राजेश सातपुते जी, इस समय क्या कोई ट्रेड आप देख रहे हैं? क्या सपोर्ट लेवल के पास है, कॉन्ट्रेरियन होकर तेज़ी का मौका देखते हैं? किस लेवल पर नज़र रखेंगे आप? देखिए, मुझे लगता है कि जो मोमेंटम है वो फ़िलहाल एफएमसी जैन फार्मा में है।
तो उसमें से अगर आप FMCG पहले आप इंडेक्स के बारे में अपनी कॉल दे दीजिए, फिर हम आपके स्टॉक पे आते हैं। फिर देखिए, मुझे लगता है कि अगर यहाँ पे आप निफ्टी देखें तो निफ्टी का जो स्प्रेड है जो ऑप्शन स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से 10,500 और 11,000 का स्प्रेड है। 10,800 एक इंपॉर्टेंट मीडियन लेवल है। तो देखिए 10,800 के नीचे बायस नेगेटिव है, जैसे आपने कहा 10,700 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, लेकिन जो स्ट्रक्चर है और जिस तरह से कॉल राइटिंग हो रही है उस लिहाज से मुझे लगता है मे बी कल थोड़ा दबाव और दिखे और 10,620 का टारगेट अनफोल्ड होता है, विच इज़ नथिंग बट द 200 EMA लेवल। तो एक कंडीशनल सेल है, 10,700 के नीचे सेल करे विद स्टॉप लॉस ऑफ 40 पॉइंट्स, 10,740 का स्टॉप लॉस रखे और 10,620 का टारगेट मोमेंटम के हिसाब से होगा। ऑलराइट, तो 10,700 के नीचे फिसला दिक्कत की बात। 10,692 का आज का लो है। एक बार भी देखिए निफ्टी हरे निशान में नहीं गया, खुलते ही फिसला 10,700 के पास ज़्यादातर समय बिताया और ये स्तर टूटता है तो 90 मिनट आखिरी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब ट्रेड की बात करते हैं। एक ट्रेड जो अभी के अभी ले लें। देखिए अभी क्या भी लेना है, जैसे मैंने कहा कि डाबर मुझे पर्टिकुलरली अच्छा लगता है। FMCG फार्मा में से बहुत अच्छा मोमेंटम है, ट्रैक्शन अच्छा है। करेक्शन के बाद एक रेगुलर एक पुल बैक जो हम लोग जो ट्रेड करते हैं वो डाबर में है और मुझे लगता है कि डाबर इज़ रेडी फॉर ए प्राइस टारगेट ऑफ रफली अबाउट से 444 एट प्रेजेंट। मुझे लगता है 430 के आसपास लॉन्ग करे। 422 का एक स्लाइटली डीप रखा है मैंने, क्योंकि एक स्विंग आया था 428 के आसपास इनिशिएट हुआ था, 22 का स्टॉप लॉस है, तो 422 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग करे। 444 का टारगेट डाबर में दिखता है। तो ये आपके लिए 2 बजे का शानदार ट्रेडिंग आइडिया ट्रेडर 2 डाबर। राजेश सातपुते कह रहे हैं 444 के टारगेट के साथ आपको इसमें तेजी करनी चाहिए, क्योंकि फार्मा FMCG इन्हें लगता है कि इस बाजार में दरअसल मजबूत सेक्टर्स हैं। राहुल शाह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राहुल, आप कैसे देख रहे हैं डाबर की पोजीशंस को, चार्ट को? आप भी मोहर लगाएंगे इस कॉल पे? आई थिंक ओवरऑल देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि FMCG पैक के अंदर ठीक ही है, कि ओवरऑल अच्छा ही चल रहा है। कि लीवर, ITC, एशियन पेंट्स, सभी स्टॉक्स में कंज्यूमर पैक के अंदर मुझे लग रहा है ठीक ही लग रहा है। तो मेरी प्रेफरेंस है 2 स्टॉक के अंदर, एक है ITC जो इंडेक्स। हम राजेश राहुल हम आपकी कॉल पे आते हैं, लेकिन इस समय हम आज के ट्रेडर 2 की बात कर रहे हैं जो कि डाबर है और ये स्टॉक अभी अभी हमने चुना है, तो इस स्टॉक पर व्यू लेना चाहेंगे। आशीष, आप कैसे देख रहे हैं इस शेयर को? क्या उम्मीद करते हैं आप इससे इस तिमाही के दौरान? देखिए, आई थिंक क्लियरली इस तिमाही में जो बहुत सी FMCG कंपनीज हैं वो मार्जिन प्रेशर ज़रूर देखेगी, बिकॉज कहीं जो की रॉ मटेरियल कंपोनेंट्स हैं वहाँ पर हमने ऑब्जर्व किया है कि प्रेशर देखने को मिला है, प्लस मार्केटिंग स्पेंड्स भी हैवी गए हैं। सो जितना जिस तरह की वैल्यूएशंस पे ये पूरा स्पेस ऑपरेट कर रहा है, देयर इज़ वेरी लिटिल स्कोप ऑफ एरर एज यू से प्रदीप। सो बट अगेन इस पूरे पीस में अगर आप किसी 1-2 काउंटर्स को पिक करना चाहेंगे, यू नो, और उसको प्रोबेबली यू विल बिलीव कि यहाँ पे जो डाउन साइड है वो काफ़ी कम है एज कम्पेयर टू अपसाइड, पर क्योंकि बाकी काउंटर्स में वो अदर वे अराउंड हो जाता है। तो आई थिंक डाबर एंड ITC आर द 2 स्टॉक्स विच यू नो आई विल कंसिस्टेंटली रिकमेंड करता आ रहा हूँ और मुझे लगता है हर गिरावट में आपको इनको लेना चाहिए। ये जो एक थोड़ा सा प्रदीप रूरल डिस्ट्रेस जैसा सिचुएशन बना पिछले कुछ हफ्तों में, जो बातें आई, आंकड़े आए, अगर वो नहीं होता तो FMCG अपनी एक रनअप को कंटिन्यू करता, लेकिन अब मुझे लगता है कि थोड़ा अपसाइड ब्लॉक हुआ है। ऑलराइट, चलिए तो ये राय स्टॉक्स पर। लेकिन देखिए कल निफ्टी की कंपनी जी एंटरटेनमेंट के नतीजे आने वाले हैं, साथ ही हम लोगों का इम्तिहान भी है, नेटवर्क 18 और TV 18 ब्रॉडकास्ट के नतीजे भी आएंगे, टिन प्लेट के नंबर्स भी आएंगे। तो बहुत सारी मिड कैप कंपनियां हैं जिनके नतीजे कल आने वाले हैं। और साथ ही ग्लोबली जिस इवेंट पर आपकी नज़र होनी चाहिए वो है ब्रिटेन में ब्रेक्जिट पर, वहाँ का संसद वोट करने वाला। याद करिएगा पिछली बार भी इस तरह का एक्शन हुआ था, फिर मामला टल गया था और अब फिर से इस पर वोटिंग होने वाली है। तो इस वोटिंग पर बात करेंगे नीरज वाजपेयी जी से थोड़ी देर में आगे, लेकिन पहले बात कर लेते हैं नतीजों की। और जी एंटरटेनमेंट के नतीजों ने पिछली बार भी देखिए स्टॉक में बहुत वॉलिटिलिटी भर दी थी। हमारे साथ हमारे सहयोगी वरुण दुबे जुड़ चुके हैं। वरुण, बताइए क्या उम्मीद की जाए इस बार जी एंटरटेनमेंट से? देखिए, नतीजे जी एंटरटेनमेंट के इस क्वार्टर में अच्छे होंगे। ये इसलिए है क्योंकि इस बार फेस्टिवल सीजन आपको याद होगा शिफ्ट हुआ था क्वार्टर 3 में। इसका फायदा इस कंपनी को मिलेगा, जिसके चलते इस कंपनी की जो एड रेवेन्यूज़ है उसमें करीब 15 से 17% के आसपास का इजाफा हो सकता है। जो सब्सक्रिप्शन रेवेन्यूज़ है वहाँ भी करीब 16 से 18% के आसपास की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया जा रहा है। इंटरनेशनल बिजनेस परफॉर्मेंस वहाँ से भी अच्छा होगा।
बेस काफ़ी कम था वहाँ पे, पिछले बार 12% के आसपास की गिरावट हुई थी, तो उस लो बेस पे इस बार इंटरनेशनल बिजनेस में करीब 1.5 से 2% के आसपास का इजाफा होगा और इसी के चलते कंपनी की जो आय है उसमें करीब 15% की बढ़ोतरी का अनुमान है। वही मुनाफा जो है उसमें करीब 36% के आसपास की बढ़ोतरी हो सकती है। मार्जिन्स कंपनी के सुधरेंगे, हालांकि जितनी सुधार होना चाहिए था वो कम होगा, क्योंकि जो डिजिटल स्पेस में और बाकी जगह ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसके चलते मार्जिन्स थोड़े कम बढ़ेंगे, लेकिन बढ़ेंगे 32.3% से बढ़ के करीब 33.7% के आसपास आ सकते हैं, यानी करीब 1.25% के आसपास मार्जिन जो है वो भी सुधर सकते हैं। तो नतीजे इस कंपनी के इस क्वार्टर में अच्छे होंगे, लेकिन साथ साथ मैनेजमेंट की कमेंट्री पे भी ध्यान दें, क्योंकि 50% स्टेक बेचना चाहते हैं वो इस कंपनी में, तो वहाँ से अगर कुछ निकल के आता है तो ये जानना सबसे इंटरेस्टिंग होगा। ओके, तो ये कॉल आप जी एंटरटेनमेंट पे है हमारा अनुमान, करीब 20% के आसपास आप EBITDA में इजाफा होने की गुंजाइश यहाँ पर देख रहे हैं। आमदनी और मुनाफे के लिहाज से आपकी नज़र होनी चाहिए। यहाँ पर मार्जिन में एक हल्की बढ़ोतरी का अनुमान हमने जो एनालिस्ट का पोल किया है वहाँ पे नज़र आ रहा है। मुनाफे में 36% के ग्रोथ की संभावना दिखाई दे रही है। आशीष, क्या कॉल देते हैं आप इस स्टॉक पे? किस तरह से आप उम्मीद कर रहे हैं? आप हमारे पोल से सहमत हैं? देखिए बिल्कुल सहमत हूँ। आई थिंक जो पिछले कुछ क्वार्टर्स का एक ट्रेंड है वो मुझे लगता है कंटिन्यू रहेगा और सब्सक्रिप्शन रेवेन्यूज़ में ऑब्वियसली एक मैनेजमेंट ने एक ट्रेंड अप इंडिकेट किया ही है। बट आई थिंक जो अभी आखिरी में उन्होंने बोला कि ये जो 50% स्टेक बेचने का जो एक ट्रिगर है वो एक बड़ा फैक्टर रह सकता है। अब अफवाहों का हवा तो बहुत गर्म है मार्केट में, पता नहीं, देखिए अब वो कैसे प्ले आउट होता है। बट अगर आपको इलेक्शन स्टॉक्स पिक करने शुरू करने हो तो आप फिर इन स्टॉक्स को इग्नोर नहीं कर सकते। बट अगर मैं पिक करना चाहूँ तो मैं प्रोबेबली सन टीवी को पिक करूँगा, बिकॉज ऑफ द वो जो एक बेस बना के फिर वापस वहाँ से जो स्टॉक ने रिकवरी दिखाई है, मुझे लगता है वो कंटिन्यू रहेगी। प्योरली बिकॉज भी ये ट्रिगर है जी में अभी कोई कॉल लेना बहुत मुश्किल होगा इवन विद रिस्पेक्ट टू रिजल्ट। बट आई डोंट नो व्हाट इज द what is a grapevine on the deal, because that's going to be very very big trigger। बात है तो नतीजों के साथ नतीजों की कमेंट्री बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी। पिछली बार मैनेजमेंट से जब हम बात कर रहे थे उनसे पूछ रहे थे कि भाई पूरा हिस्सा बेचने के लिए भी राजी हैं क्या, तो उन्होंने कहा था बिल्कुल, अगर कोई ऐसा चेक लिख के दे तो हम पूरी कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बेच भी सकते हैं। तो कमेंट्री ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण होगी। जी एंटरटेनमेंट की नतीजे तो महत्वपूर्ण हैं ही, लेकिन नंबर्स क्योंकि कल हैं, देख लेते हैं नीचे का कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है और ऊपर कहाँ तक जा सकता है। तो रेंज बताइए राजेश जी जी के लिए। देखिए हेमंत, मुझे लगता है कि 480 से जो करेक्शन चालू हुआ है वो अभी भी चालू है और लोअर एंड पे मुझे लगता है 440 ये इसका एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। मुझे लगता है 440 के नीचे टूटेगा तब जाके उसमें एक ज़्यादा लॉन्ग लिक्विडेशन होगा, लेकिन मुझे लगता है कि 440 पे एक बार के लिए शॉर्ट जो है वो कवर हो जाएंगे एंड उसके बाद एक टेक्निकल पुल बैक मैं यहाँ पे एक एक्सपेक्ट करता हूँ। तो अबव 440 एक कॉन्ट्रा बाय बनता है। टेक्निकल पुल बैक का टारगेट करीबन 464 का बनेगा। 464 तक ये जा सकता है। 440 के लेवल इंपॉर्टेंट है। नतीजों के बाद आपको देखना होगा कि रिएक्शन के दौरान ये लेवल होल्ड होते हैं कि नहीं, और उसके बाद आपको यहाँ पर एक उछाल देखने को मिल सकता है। करीब 500-510 के आसपास इस स्टॉक ने कुछ हफ्तों पहले एक टॉप बनाया था और वहाँ से इसने एक अच्छा करेक्शन दिखाया है। तो राजेश अब कह रहे काफ़ी नीचे आने के बाद एक कॉन्ट्रा बाई के लेवल बन सकते हैं, बशर्ते कि 440 का लेवल टिका रहे। तो कल इसके नतीजों पर आपकी नज़र होगी। लेकिन आज दिन के दौरान एक स्टॉक जिसमें हमने एक अच्छा मूव देखा है निचले स्तरों से, वो है जेट एयरवेज। सुबह से हमारी नज़र बनी हुई थी क्योंकि स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा बुरी खबरें सामने आ रही थी और ये स्टॉक दिन के दौरान जो घूम रहा है उसके पीछे भी एक एक्सक्लूसिव खबर जो नेटवर्क 18 ने आपको दी है, जिसके मुताबिक अब फाइनली नरेश गोयल साहब अपना हिस्सा कम करने को, कंट्रोल कम करने को राज़ी हो सकते हैं। ये जानकारी आ रही है। वो इनफैक्ट बोर्ड से अलग हट सकते हैं, अपने बेटे को चार्ज दे सकते हैं, अपनी हिस्सेदारी को जो अभी वो मेजॉरिटी शेयर होल्डर है 1/4 या उससे भी नीचे ला सकते हैं। तो इसका फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आ रहा है। सुबह हमने आपको बताया था कि यहाँ पे सबसे अहम बात यही देखने वाली है और हम आपसे कह रहे थे कि अब इनको निवेश लाने की ज़रूरत है। तो ये बैंकों के पास गए, उन्होंने भी कहा कि आप कैपिटल लाइए। ये इतिहाद के पास गए तो उन्होंने कहा कि आप अपना राइट छोड़िए, कंट्रोल छोड़िए, तो हम आपको और पूंजी देंगे। और तो पहले ये अड़े हुए थे, आप कह रहे थे कि नहीं दरअसल बोर्ड से हटना चाहेंगे। तो पहली बार इस तरह की खबर आ रही है कि नरेश गोयल साहब बोर्ड से हटने के लिए राजी हैं और सुबह भी हम यही कह रहे थे अगर हटेंगे तो फ़ायदा होगा, नहीं हटेंगे तो दिक्कत। लेकिन अभी ऑफिशियली
ये खबर एक्सचेंजेस पर जब आएगी और तो ज़्यादा इसमें एक्शन और देखने को मिल सकता है। अभी दरअसल ये एक्सक्लूसिव जानकारी सूत्रों के हवाले से हमारे नेटवर्क के हाथ लगी है, लेकिन बाज़ार और ज़्यादा पुख्ता तब मानेगा जब दरअसल ये कंपनी खुद मानेगी कि ये दरअसल ऐसा होने वाला है। लेकिन ये जो अब तक न्यूज़ आई है इससे शॉर्ट्स तो कवर होंगे प्रदीप, और वही नज़र आ रहा है कवर होते हुए। आज एक बार चार्ट्स पर नज़र डाल लेते हैं, लेवल्स कौन से फिर महत्वपूर्ण है ये बताइए, ये ऊपर में कहाँ तक जा सकता है, या जितनी शॉर्ट कवरिंग होनी थी हो चुकी इस खबर के आने से के साथ साथ? मुझे लगता है कि देखिए, एक तो स्विंग के हिसाब से 262-64 के आसपास एक बार के लिए मुझे लगता है कि आज का टारगेट होना चाहिए, और यहाँ से 3-4 रुपये और, लेकिन उसके बाद एक माइल्ड प्रॉफिट टेकिंग। लेकिन इवेंचुअली इसका जो शॉर्ट कवरिंग का टारगेट है मुझे लगता है मन 280 के आसपास होना चाहिए। ओके, तो आप ये पकड़ के चलिए कि 250-52 ऑन लोअर साइड मैक्सिमम आ सकता है, लेकिन अपर साइड जो है वो ज़्यादा कंटिन्यूएशन का दिखता है, और 280 का टारगेट है। कुकरेजा साहब, आप कैसे देख रहे हैं इस डेवलपमेंट को? आशीष कुकरेजा साहब को आवाज़ पहुंच रही है क्या? जी यस सर, आप ही के लिए। जी आ रही है सॉरी आ रही है। देखिए, डेवलपमेंट तो इम्पोर्टेंट है, और दिस प्रॉब्ली इंडिकेट्स कि जिस तरह की वॉलेटिलिटी अब आपको स्टॉक में आने वाले समय में देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट सॉर्ट ऑफ इवेंट है जहाँ पर ये जो आपने अभी इंडिकेट किया। सो यू नो, बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ मैं जिनकी तीसरे चौथे महीने की पगार नहीं आई अभी। सो कुछ तो जल्दी होने वाला है। सो आई एम श्योर दिस इज़ ह्यूज इंडिकेटर अहेड, बट आपको तैयारी रखना पड़ेगा बहुत वॉलेटिलिटी के लिए। सो आई थिंक दिस इज़ वन स्टॉक प्रॉब्ली इफ़ यू कैन टेक अ स्मॉल रिस्की बेट इन योर पोर्टफोलियो, तो इन लेवल्स पे भी आप बहुत थोड़े प्रपोर्शन में इस पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा पेशेंस दिखाइएगा, डील होगी तो इन भाव के ऊपर ही होगी। तो इस पर आप नज़र रखें। और पहले भी पिछले हफ्ते के दौरान जो मीटिंग हुई थी बैंक्स की वो फेल हो गई इसी वजह से, क्योंकि नरेश गोयल कंट्रोल छोड़ने को तैयार नहीं थे। ऐसी खबरें आ रही हैं कि इस हफ्ते फिर से एक मीटिंग होगी, और उसके पहले अगर ये डेवलपमेंट्स होते हैं, इत्तेहाद की ओर से पूंजी आती है, कहीं और से कुछ पूंजी लगती हुई नजर आती है, तो फिर बैंक्स भी मदद कर सकते हैं। तो इस स्टॉक पर आपको नजर रखनी चाहिए फिलहाल ये डेवलपमेंट। जैसे कि हम सुबह भी कह रहे थे कि शॉर्ट नहीं करिए, अब शॉर्ट करके क्या मिलेगा, सारी खबरें तो हो चुकी हैं। तो देखिए, वो राय भी आज सुबह वाली बिल्कुल सटीक थी, और पहले भी हम कहते थे 330 के आसपास इसको लीजिए मत स्टॉक को। लेकिन प्रदीप, मुझे लगता है कि एक बार मैनेजमेंट की तरफ से सुनने की ज़रूरत है। आज जो हुआ है वो प्योरली शॉर्ट कवरिंग ही हुई है, क्योंकि कई बार इस तरह की खबरें अलग अलग आ चुकी हैं। अच्छा, आज कई सेक्शंस ऑफ मीडिया में ये भी खबरें आई कि इत्तेहाद भी पैसा लगाने के लिए राज़ी है। तो आज हमारी एक्सक्लूसिव खबर नेटवर्क की है, उसने तो कमाल दिखाया ही, जिसके चलते शॉर्ट कवरिंग हुई। अलग अलग जगह इस तरह की खबरें भी चल रही थी, लेकिन भाव भगवान ने देखिए आज तो बढ़िया प्रदर्शन दिखाया है। बिल्कुल शानदार प्रदर्शन यहाँ पे दिख रहा है। दिन के दौरान आज एक अच्छा अपस्विंग देखने को मिला है। 280 के टारगेट की बात यहाँ पर राजेश कर रहे हैं, लेकिन खबरों पे आपकी नज़र साफ तौर पे होनी चाहिए। एक और ऐसा ही स्टॉक यस बैंक, जिसमें भी तमाम अटकलों का बाजार गर्म है। यहाँ पे आज सुबह प्रकाश गाबा ने आपको पहला सौदा में तेज़ी का कॉल दिया था। उस समय ये स्टॉक तकरीबन 176-77 के आसपास था, मेरे 186 के आसपास था, माफ़ कीजिएगा, और अब वो 196 पर है। तो आप 10 रुपये की कमाई यस बैंक में आज दिन के दौरान कर चुके हैं। यहाँ पर भी अब इसी पर सभी की नज़रें टिकी हुई हैं कि फाइनली किस एमडी सीईओ का नाम तय होता है। ऐसी खबरें निकल कर आ रही हैं कि एक जो दावेदार थे वो तो बाहर हो गए। आशीष, यहाँ पर क्या माना जा रहा है बाजार में इस समय? यस बैंक पर क्या व्यू है आपका? देखिए, आई थिंक एक चीज़ तो समझनी पड़ेगी कि अब ये जो पूरी खोज है वो सही डायरेक्शन में है, और नहीं तो अब तक आप बहुत जल्दी कुछ ना कुछ होते हुए देख लेते। आई थिंक that the reason that time is being taken is a good indication for someone who's probably holding the stock today. दूसरी बात आप ये समझिए प्रदीप, छोटी सी स्टेटमेंट की, जो एक बैंक किसी एक इंडिविजुअल ड्रिवन अप्रोच से या एक स्ट्रैटेजिक अप्रोच से अब एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक अप्रोच, जो एक तरीके से वेल डाइवर्सिफाइड अप्रोच से आगे बढ़ना चाह रहा है, वो खराब इन्वेस्टमेंट केस हो ही नहीं सकता। सो आई थिंक अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हैं जो वैल्यू ढूंढते हैं, तो मुझे लगता है आप थोड़ी सी अभी इन्वेस्टमेंट येस बैंक में ज़रूर कीजिए, लेकिन आप इंतज़ार, क्योंकि अब
अब इस तरह का जो माहौल है, अब मैनेजमेंट चेंज और ये सब, तो ज़रूर वॉलिटिलिटी रह सकती है, तो जगह रखिए और एक 10-15 रुपए नीचे लेने की। लेकिन आई थिंक व्यू आपको लॉन्ग टर्म ही रखना पड़ेगा, क्योंकि बैंक अपनी अप्रोच, अपनी स्ट्रैटेजी डेफिनेटली चेंज कर रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और ये आइए कि मोंगा साहब और एक कोई टॉप फॉरेन बैंकर ये दरअसल जा सकते, शॉट्स यहाँ भी बहुत भर भर कर थे। और देखिए जब ये खबर आई कि अब इन दो के ऊपर अब नाम आरबीआई को सौंप दिया गया है, उसके बाद एक बढ़िया शॉर्ट कवरिंग मूव इस स्टॉक ने दिखाया है। अब मोंगा साहब आएंगे तो मार्केट शायद उतना हैप्पी नहीं हो जितना कोई बाहर से आदमी आए। ये बताइए आपका सूत्र क्या कह रहे हैं, क्या होने वाला है इसमें? यही जो मैं भी कह रहा था कि एक मिस्टर सूद जो थे वो शायद रेस से बाहर हैं, एक खबर निकल कर आ रही है। अब जो नाम सौंपे गए हैं उसमें आरबीआई क्या चुनता है ये काफ़ी अहम है। बैंक का बोर्ड चाहता है कि किसी इंसाइडर को चुना जाए, लेकिन आरबीआई का जो फैसला है वो यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और अब वक्त भी ज़्यादा नहीं है, तो जल्द से जल्द उम्मीद करें कि महीने के आखिर तक जो समय है हमारे पास, उस दौरान आरबीआई एक नाम चुन ले। और अगर आरबीआई की तरफ से एक अप्रूवल आ जाए एक नाम पे, मुझे लगता है यही बाजार के लिए काफ़ी बड़ी राहत की सांस होगी कि अब कोई और डिफरेंसेस क्रिएट नहीं होने चाहिए। आरबीआई को इन नामों में से कोई ना कोई एक नाम तो फाइनल कर देना चाहिए, क्योंकि देखिए स्टॉक अपने ऊपर के लेवल से करीब आधा हुआ है इस पूरे दिक्कत के दौरान। तो अगर रजत मोंगा भी चुने गए जो कि इनसाइडर हैं, तो भी यहाँ पे रिकवरी तो ज़रूर आएगी। बाजार को डर अब सिर्फ तभी होगा कि आरबीआई दोनों नाम पे राजी ना हो और आरबीआई कहे कि और नाम भेजिए, तो दिक्कत की बात है, वरना बाजार खुश होगा। और शायद यही वजह है कि लोग थोड़ा कॉन्फिडेंस दिखा। तो अगले हफ्ते बृहस्पतिवार को इसके नतीजे भी आने वाले हैं, तो नंबर्स के ऊपर भी नज़र ज़रूर होनी चाहिए। एक बार चार्ट्स पर भी एक व्यू लेते हैं। आज ये सारे शॉर्ट कवरिंग वाले स्टॉक्स ही चल रहे हैं, चक्कर जेट हो गया, ये हो गया, कहाँ तक जा सकता है ये स्टॉक इस शॉर्ट कवरिंग मूव में? जनरली मैंने देखा है ये 200 के ऊपर जाता है, उसके बाद इसमें तेजी फिजल आउट होती है। एग्जैक्ट लेवल बताइए सर। श्योर। देखिए हेमंत, आपने सही कहा, शॉर्ट कवरिंग रैली है, यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट भी गेन हो रहा है, यहाँ पे प्राइस भी बढ़ रही है, और एक कंसोलिडेशन के बाद हमने देखा करीबन 180-85 के आसपास वो बहुत अच्छे से कंसोलिडेशन हुआ। बहुत दिन के बाद आज इसमें ये मोमेंट आई है, प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ है। ऑप्शन स्टैटिस्टिक्स अगर आप यहाँ पे देखें, जो मुझे लगता है शॉर्ट कवरिंग रैली में हमें देखना चाहिए, तो आज के लिए मुझे लगता है कि 200 इंपॉर्टेंट लेवल है। आज भी 199 रुपए 25 पैसे का इसमें हाई लगा है। हाँ, तो ये वहीं तक जाता है जनरली। सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग उधर ही है, लेकिन जो मोमेंटम है वो हिसाब से मुझे लगता है 210 का टारगेट होना चाहिए। तो अगर पोजीशन है तो मुझे लगता है कि इन्हें मेंटेन करना चाहिए। फ्रेश लॉन्ग है तो स्टॉप लॉस रखें 192 का, पोजीशन भी रहेगी तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करें 192 पे और होल्ड रखें। ओके, तो ये होनी चाहिए आपकी स्ट्रैटेजी। इस बैंक पे फिलहाल तो मोमेंटम है और तेज़ी की तरफ ये स्टॉक जाता हुआ नज़र आ रहा है, तो इस समय आपको यहाँ पर एक तेज़ी करनी चाहिए। एक और स्टॉक जिसमें दिन के दौरान हमने काफ़ी उतार चढ़ाव देखा है वो है जे&के बैंक। हालांकि बहुत ज़्यादा एक्शन, बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी इसमें नहीं होती, पर आज आप देखिए नतीजे के बाद 7 गुना वॉल्यूम हुए, यानी 1.5 हफ्ते में जो वॉल्यूम होता है वो आज एक दिन में होता हुआ नजर आया है। स्टॉक दिन के दौरान वॉलेटाइल भी था, लेकिन खरीदारी दिख रही है। यहाँ पे बाजार ने ग्रोथ देखी है और एनपीए को इग्नोर किया है। आशीष, ये एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड देखने को मिला है, क्योंकि आप कई सारे बैंकों में, खास तौर पे ये हालांकि पीएसयू बैंक नहीं है, प्राइवेट बैंक की तरह से डिफाइन है, पर ये जम्मू कश्मीर सरकार का बैंक है, राज्य सरकार की यहाँ पर होल्डिंग है। सरकारी बैंकों के जो नतीजे आएंगे, क्या आपको लगता है कि वहाँ भी बाजार ग्रोथ देखेगा और एनपीएज चूंकि अभी भी एलिवेटेड रहेंगे, प्रोविजन अभी भी ज़्यादा रहेगा, तो उसको इग्नोर करेंगे? जो भी बैंक ग्रोथ दिखा पा रहा है वहाँ बाजार ये मानेगा कि आज ग्रोथ है तो आगे चल के स्थिति नियंत्रण में रहेगी, प्रोविजनिंग हो जाएगी और लेना चाहिए। देखिए, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि कोई इग्नोर कर देंगे, इग्नोर तो खैर मार्केट नहीं करेगी, बट आप इस कमेंट्री में अब मार्केट बिलीव करती है कि अब ये जो है अब यू टर्न सॉर्ट ऑफ शुरू हो गया है विद द वे, आई एम नॉट गोइंग टू गो वेरी डीप इनटू दिस, कि बस आप यहाँ पे थोड़ा थम जाएंगे। फिर लोग वैल्यूएशंस देखने लग जाते हैं। जब आप ग्रोथ के सामने सामने बुक वैल्यूज की बात करते हो, तो माउथ वाटरिंग बैंक्स जो ये आपने नाम लिए कुछ चुनिंदा रीजनल बैंक्स, जैसे आपने जे&के बैंक, फेडरल बैंक, आप ये बैंक्स को देख के आपको लगता है कि यार अब यहाँ से क्या खराब होगा अगर आप साल 2 साल का नज़रिया बनाकर भी इन बैंक्स में एक पार्शियल इन्वेस्टमेंट करें, तरीके से प्राइस पॉइंट पे आए। सो आई थिंक क्लियरली वो मार्केट ज़रूर उसको पर्सपेक्टिव में लेगा। जो बैंक्स ने कुछ अनाप शनाप काम नहीं किए हुए, आईएलएनएफएस में उनकी कोई
खाता नहीं है तो फिर मार्केट को लगता है कि यार ये ये जो एसेट वाला पॉइंट है ये तो कवर हो ही जाएगा आने वाले कुछ क्वार्टर्स में. सो आई थिंक दैट वे यू हैव नेल्ड इट राइट प्रदीप. मुझे लगता है रीजनल बैंक्स विल स्टार्ट गेटिंग देयर ड्यू इन दिस रिजल्ट सीजन. चलिए, तो इस पर रखिएगा नज़र. चलिए, कुछ ही देर में हमारे साथ नीति आयोग के राजीव कुमार साहब जुड़ेंगे. तो 2:30 बजे का जो ट्रेड है वो हम 4 मिनट पहले ही लेना सही समझ रहे हैं, क्योंकि फिर उनसे बातचीत शुरू होगी. राहुल जी हमारे साथ बने हुए हैं. राहुल जी बताइए, 2:30 बजे का कौन सा स्टॉक आपने चुना है जहां पर तेजी करनी चाहिए इस समय? आई थिंक जिस तरह से सेटअप बना है तो मैं मानूंगा कि आईटीसी मैंने चुना है 2:30 बजे के ट्रेड के लिए. जिस तरह से हमने देखा है आईटीसी को एक नैरो रेंज के मूवमेंट में देखा है, कई टाइम से 270 और 285 के बैंड में ट्रेड होता हुआ देखा है हमने कई टाइम से. और हमने लास्ट 2-3 सेशन में अच्छे खासे लॉन्ग्स बिल्टअप बनते हुए देखने को मिला है और स्टॉक 290 के ऊपर भी चल रहा है. तो मैं मानूँ ये रेंज से बाहर आ सकता है और 305 तक ये जा सकता है. तो रिस्क रिवॉर्ड लॉन्ग साइड पे फेवरेबल हो सकता है आईटीसी में. तो 288 के स्टॉप लॉस से 305 के लक्ष्य के लिए मैं लॉन्ग करने की सलाह दूंगा आईटीसी को. ओके, तो ये कॉल इस समय आपके लिए आईटीसी पर तेजी का कॉल. तो पहले डाबर, फिर आईटीसी. साफ तौर पे एफएमसीजी वो सेक्टर है जिस पर आज हमारे एक्सपर्ट्स की नज़र बनी हुई है. तो आईटीसी पर राजेश जी, आपके टारगेट क्या हैं? देखिए, आईटीसी का जो ब्रेकआउट था वो करीबन 290 के आसपास है. मुझे लगता है कि आईटीसी बाई रहेगा. स्टॉप लॉस थोड़ा सा नीचे रहेगा मेरा 286 के आसपास. मुझे लगता है अपसाइड में इसका जो टारगेट पोटेंशियल है वो 300 का है. 300 से लेके 304 ये इसका रेंज है. तो इस पर रखिएगा नज़र. और बढ़िया देखिए प्रदर्शन दिखा रहा है. पिछले हफ्ते इस स्टॉक, एक हफ्ते का चार्ट दिखाते हैं, किस तरह की रैली दिखाई है. आईटीसी ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन पिछले हफ्ते दिखाया है. तो लाएंगे हमारे डायरेक्टर साहब उस चार्ट को. मेरे ख्याल में 5% के आसपास की तेजी इस स्टॉक ने दिखाई है पिछले हफ्ते. और उसके बाद करीब 290 का से लो था हेमंत, और वहाँ से ये आज के दिन ही करीब 2 रुपये रिकवर हुआ है. पूरे हफ्ते की आप बात कर रहे हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ. जो आंकड़े मेरे सामने आ रहे हैं, 282 का लो था और वहाँ से हमने करीब 296 के हाइज देखे, यानी 14 रुपए का एक लीजिए आ गया वो चार्ट जिसका मैं बात कर रहा था. तो 5% हम लोग सोच रहे थे कि 5% की तो तेजी हुई थी स्टॉक में. और पिछले हफ्ते भी कंसिस्टेंटली सीएनबीसी आवाज़ पर हम आपसे कह रहे थे कि स्टॉक पर रखिएगा नज़र. बढ़िया रैली इसमें देखने को मिलेगी. और आईटीसी जैसा स्टॉक अगर 5% भागा तो पिछला हफ्ता तो आपने देखा ही क्या शानदार. आईटीसी पिछला हफ्ता बहुत ही बढ़िया था. एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, टाइटन, आप एक के बाद एक देखिए दमदार स्टॉक्स में बढ़िया रैली देखने को मिली थी. बिल्कुल. तो कुछ स्टॉक्स जो बाजार के चाल के खिलाफ चलते हुए नजर आ रहे हैं और मजबूती दिखा रहे हैं, वहां पर आपको मौका दिखाई दे रहा है. मैं आपको बताता हूं आज का मेरा पंड्या का फंडा स्टॉक, वो भी जिस सेक्टर से है वो है फार्मास्यूटिकल यानी हेल्थ केयर सेक्टर. यहाँ पर आप देखें तो हमारे एक्सपर्ट्स लगातार कह रहे हैं कि एफएमसीजी और फार्मा ऐसे सेक्टर है जो कि बेहतर परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं. एक छोटी कंपनी जिस पर आज मेरी नज़र है उसका नाम है आरती ड्रग्स. और इस स्टॉक पे आप नज़र डालें, इस स्टॉक का जो परफॉर्मेंस अब तक का रहा है वो काफ़ी मजबूत रहा है. ये जो कंपनी है ये दरअसल एपीआईज बनाती है जिसको एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट्स कहते हैं. उनका इस्तेमाल फिर फाइनल दवा के लिए होता है यानी फॉर्मुलेशन. तो ये दोनों सेगमेंट में है. ये कुछ इंटरमीडिएट्स बनाती है और देश की तमाम बड़ी दिग्गज कंपनियों को ये सप्लाई करती है और उसके साथ साथ कुछ फाइनल दवाएं भी बनाती है और वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर बनाकर कंपनीज को बेचती है, न केवल देश में बल्कि देश के बाहर भी. देश के अंदर जो इसका कारोबार है तकरीबन 2/3 कारोबार है, उसमें ये एक मार्केट लीडर है. जो 10 एपीआई ये बनाती है उनमें से 9 में ये मार्केट लीडर हैं, सबसे बड़े मार्केट शेयर रखते हैं और इस वजह से इनकी जो बाजार में पकड़ है उसका पूरा फायदा इस कंपनी को लगातार मिलता है. एक और अच्छी बात यह है कि इनकी ये जो दवाएं हैं उनमें से ज़्यादातर में ये चाइनीज़ कंपनीज के साथ कंपटीशन नहीं है. वहाँ पे दरअसल ये दवाएं नहीं बनती, इसलिए भी इस कंपनी ने हर एक वक्त में उतार चढ़ाव के बीच अपना मार्केट शेयर लगातार सस्टेन किया है और एक अच्छी ग्रोथ लगातार दिखाने में ये कंपनी कामयाब रही है. अगर आप इसका दूसरा हिस्सा देखें, जो 1/3 हिस्सा है ये एक्सपोर्ट में भी है और एक्सपोर्ट के कारोबार में जहां इनकी जो एक्सपोर्ट होता है करीबन 35-36% के आसपास, अगर आप पिछले क्वार्टर्स का औसत देखें, और उसमें खास तौर पे ब्राज़ील और मेक्सिको ये 2 ऐसे डेस्टिनेशन है जहां पर इन्होंने अपने एक्सपोर्ट्स किए हैं और काफ़ी प्रूडेंट स्ट्रैटेजी के साथ. टर्की में जहां कुछ दिक्कतें थी, खास तौर पे एक्सचेंज में काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन था, वहाँ पर इन्होंने अपने पाँव थोड़े से पीछे खींचे हैं. अगर आप इनका पहली छमाही का अब तक का परफॉर्मेंस देखते हैं तो पहली छमाही में इनकी सेल्स करीब 30% बढ़ी है
मुनाफा करीब 38% बढ़ा है। तो सेल्स हो गई है 670 करोड़ रुपए पर, मुनाफा हो गया है करीब 38% बढ़कर 40 करोड़ रुपए पर। और इस कंपनी की अब यूएस में एंट्री की तैयारी है। पिछले दिनों जो इंस्पेक्शन हुआ था उसमें कुछ दिक्कतें आई, मैं पिछले साल की बात कर रहा हूं, उसके बाद के महीनों में वो सब चीज़ें दूर हो गई। अब इन्होंने कुछ एप्लीकेशंस फाइल कर रखे हैं और इनकी कोशिश है कि वहां पर भी ये कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स करके सप्लाई करना शुरू करें वहां की कंपनीज़ के लिए, जैसे कि ये यूरोप की कुछ कंपनीज़ के लिए इस समय सप्लाई कर रहे हैं। इस वक्त अगर आप इस स्टॉक को देखें 30 से 38% काफ़ी शानदार ग्रोथ दिखाई दिया है। जो एक पिछले 2 सालों में जो कमज़ोरी थी वहाँ से एक शानदार बाउंस आया है। और उसके बाद इस वक्त अगर आप इसका करीब करीब वैल्यूएशन देखें, इसकी ईपीएस 35 रुपए के आसपास इस साल की बैठती है। अगर आप पहली छमाही की ईपीएस को ही दुगना करके देखें, और उस लिहाज से इस समय ये स्टॉक काफ़ी बेहतर वैल्यूएशन पे है, क्योंकि इस पूरे सेक्टर में आपको 16, 17, 18 के पी पर बहुत कम स्टॉक दिखाई देंगे जहाँ पे इतनी अच्छी ग्रोथ भी हो। अगर आप इसको तकरीबन 22 का भी एक पी मल्टीपल देते हैं तो 770 रुपए के टारगेट मुझे स्टॉक के लिए नज़र आते हैं। यहाँ से अगर आप इस स्टॉक पे इस समय बेट करना चाहें तो निवेश के लिहाज से आपको 770 तक के लेवल दिखाई दे सकते हैं। तो यह वो स्टॉक जिस पर आज मेरी नज़र है, आरती ड्रग्स, जहाँ पर आपके लिए एक निवेश का मौका हो सकता है। राजेश जी, इसके चार्ट आप देख रहे हैं, क्या नजर आता है आपको? श्योर, देखिए यहाँ पे जो वीकली चार्ट है, मुझे लगता है कि आपका जो टारगेट है 670 वो मीडियन है, 660 680 इसका टारगेट जोन है वीकली चार्ट के हिसाब से। तो मुझे लगता है एक बेहतरीन बाय रहेगा। स्टॉप लॉस मैं रखूंगा करीबन 620 के आसपास। 770 है मेरा टारगेट। तो आप कह रहे हैं कि ट्रेडिंग के लिहाज से 660 670 ये टारगेट हो सकता है। ओके, तो ये इस समय आपका कॉल है आरती ड्रग्स पे। टेक्निकली 660 670 के टारगेट के साथ आप दाव लगा सकते हैं। आशीष, आपकी नजर है स्टॉक पे, कोई व्यू रखते हैं? I'm afraid one of those few stocks जो मैं ट्रैक नहीं कर रहा हूँ फार्मा में। हमारे साथ लेकिन हमारे दूसरे एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं। सवीर इस समय स्टूडियो में है, बताइए आप नजर रखते हैं स्टॉक पे? रखते हैं। अगर आप देखें इसमें एक क्वार्टर में थोड़ी सी इशू आए थे सितंबर क्वार्टर में, वो आई थिंक दिसंबर क्वार्टर में रेक्टिफाई हो जाना चाहिए, क्योंकि 23 करोड़ की क्वार्टरली प्रॉफिट है इनका। वो कहीं ना कहीं एक ग्रोथ आना चाहिए 30-35 में अगले 1 साल में। तो वहाँ पे 25 से 30% की ग्रोथ रेवेन्यूज़ और प्रॉफिटेबिलिटी में मेरे को लगती है। तो मेरे ख्याल से एक यहाँ पे 750-800 का टारगेट अगले 1 साल में आराम से आ सकता है। तो यही टारगेट हमारा भी, इनफैक्ट कुछ लोकल ब्रोकरेजेस ने 900 रुपए तक के टारगेट दिए हैं जो इसको ट्रैक करते हैं। बिल्कुल। तो आरती ड्रग्स, ये है प्रदीप का पंड्या का फंडा स्टॉक। लेकिन ना देखिए, सीएनबीसी आवाज़ की बादशाहत 14 साल से लगातार कंसिस्टेंटली बरकरार है। और देखिए 13 तारीख को 14 साल सीएनबीसी आवाज़ ने पूरे किए हैं और सीएनबीसी आवाज़ मना रहा है जन्मदिन, जिसमें दिग्गज एक्सपर्ट लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, देश के जाने माने ब्यूरोक्रेट्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और अब हम बात करने वाले हैं इस खास मौके पर एक जानी मानी शख्सियत से, जी हाँ, नीति आयोग के वाइस चेयरमैन राजीव कुमार साहब से। कुमार साहब, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। शुक्रिया, इस महत्वपूर्ण दिन आपने हमारे लिए समय निकाला। नमस्कार, और बहुत बधाई देना चाहता हूँ सीएनबीसी आवाज़ को उनके 14 साल के पूरे होने पर। और बड़ा अच्छा दिन चुना है बनाने का कि इसी दिन सूर्य भी उत्तरायण होता है। तो मुझे लगता है जैसे सूरज चढ़ता है वैसी तरह से सीएनबीसी आवाज़ भी चढ़ेगा ऊपर। और अभी तो शुरुआत ही है 14 साल की, अब आगे बहुत ही मुझे उम्मीद है सीएनबीसी आवाज़ से कि इतना अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं। तो मैं हृदय से बधाई देता हूँ पूरी सब टीम को, सबको, और आशा करता हूँ कि सीएनबीसी आवाज़ बिज़नेस इकोनॉमिक्स की एक सबसे अग्रिम श्रेणी में आ जाए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ऐसा होगा। बिल्कुल। राजीव कुमार जी, आप इस सफ़र में लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं 14 सालों से, इसलिए खास तौर पे हमारी पूरी टीम की ओर से तहे दिल से आपका शुक्रिया। इस समय जो हमारे निवेशक हैं, जो हमें देख रहे हैं मोटे तौर पे बाजार के निवेशक, उनको जो कुछ ग्रोथ के आंकड़े दिखाई दे रहे हैं उससे चिंताएं बढ़ रही हैं। ऐसा लग रहा है कि ग्रोथ की रफ्तार थम गई है। आईआईपी के आंकड़े अभी आए, वहाँ से भी एक झटका लगा। आपका क्या मानना है, नीति आयोग का इस पे क्या नज़रिया है, और क्या इसके लिए आपको सुझाव दे रहे हैं सरकार को ग्रोथ को वापस पटरी पे लाने के लिए? नहीं, नीति आयोग का मैंडेट और काम ही ये है कि हम लोग सब जगहों से उनके विचार विमर्श करके उनके नए नए आइडियाज़ लेके हमने जो है वो सरकार को हम आइडियाज़ दें, क्योंकि आखिरकार हम सरकार के ही थिंक टैंक है, तो ये तो काम हमारा चलता ही रहता है।
मगर मैं आपको इस बात की पूरी तरह से तसल्ली दिलाना चाहता हूँ कि ये जो 1 महीने का आंकड़ा आया है IIP का, वो कोई भी ट्रेंड नहीं है किसी किस्म से भी, क्योंकि जो हम बाकी सब देख रहे हैं वो ये है कि देखिए बहुत दिनों बाद, बहुत मेरे ख्याल में 4 साल बाद हमारे बैंकों का जो ऋण है, क्रेडिट टू द इंडस्ट्री, क्रेडिट ग्रोथ, वो 15% हो गई है। एक जो थी वो 0 पे आ गई थी करीब करीब, तो वो बढ़ना शुरू हो गई है। उसी तरह से हमारी जो NBFC के जो हमें आशंकाएँ थी सितंबर अक्टूबर के महीने में, वो हम उससे बरी हो गए हैं। और जो PMI है आपकी, वो दिखा ये रही है कि शायद कि अब आने वाले ये जो हमारी तिमाही है जनवरी से मार्च तक के, उसमें हमारी ग्रोथ बड़ी अच्छी होगी। और जो NSS ने भी कहा, जो साल भर का जो आंकड़ा दिया है 7.1, और जिसके साथ 7.1 जो कि खुद में बहुत अच्छा आंकड़ा है, बड़ी अच्छी उसकी जो है वो ग्रोथ दर्शाता है। और उसके बाद में बड़ी चीज़ ये है कि मुद्रास्फीति बिल्कुल कंट्रोल में है, बिल्कुल थमी हुई है। और इस वजह से मुझे लगता है, और हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट भी, उसमें थोड़ी बहुत अच्छी चीज़ ये मदद मिली है कि खनिज तेल के दाम कम हुए हैं। मगर उसके बावजूद ये बड़ी अच्छी बात है कि सारे मैक्रो इकोनॉमिक जो हमारे सूचांक हैं, इंडिकेटर्स हैं, वो अपनी जगह पे दुरुस्त हैं, मगर ग्रोथ 7% से ज़्यादा है। और मुझे लगता है ये है कि ये ग्रोथ आने वाले साल में 19-20 में और ज़्यादा तेज़ होगी। और जैसा कि हमने अपनी स्ट्रैटेजी के डॉक्यूमेंट में कहा है कि हम लोगों को हमारा जो अपनी जो अपेक्षा हुई है कि 2022-23 से अब से लेकर और 2022-23 तक हमारी औसत दर 8% या उससे ऊपर होगी। और आखिरी साल में 22-23 में हम लोग करीब 9 और 10 के बीच में हमारी ग्रोथ होगी। तो मुझे पूरा यकीन है कि हमारे जो निवेशक हैं वो इस बात से उनमें विश्वास जगेगा, कॉन्फिडेंस होगा, और वो अब निवेश करेंगे, क्योंकि अब निवेश करने की आवश्यकता भी है। और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन काफ़ी बढ़ गया, काफ़ी हाई हो गया है, बढ़ गया है, तो उन्हें अब निवेश करने की आवश्यकता भी, और मुझे लगता है कि वो ज़रूर करेंगे। लोगों ने जिस तरह के बेहतरीन सुझाव पिछले कुछ दिनों में सरकार को दिए हैं, और उसमें से सरकार ने कई सुझावों को हूबहू लागू किया, उसमें से मुझे एक याद आता है बायोफ्यूल पॉलिसी। और आप देखिए जिस तरह से सरकार ने उसको अमल किया, हम देख रहे हैं शेयर बाज़ार में कई ऐसी कंपनियां हैं जो इस कामकाज में वो लगातार बढ़िया प्रदर्शन दिखा रही हैं। ये बताइए आगे चलकर इथेनॉल, मिथेनॉल पर फोकस सरकार का और रहने वाला है, और पेट्रोल और डीजल से निर्भरता कम होकर LNG और PNG पे ज़्यादा सरकार फोकस करेगी? सरकार का फोकस है अपने जो ये हमारी एनर्जी है, ऊर्जा के आयात पर अपनी निर्भरता को कम करना। हर संभव कदम हम लोग उठाएंगे और उठा रहे हैं। और इसी परिप्रेक्ष्य में है कि मेथनॉल और इथेनॉल पे जो हम लोगों का फोकस है कि हम लोग जो है वो, और दूसरा उसमें चलें, उसका जो मिश्रण है उसको हम बढ़ाएं, 10 से 20% तक ले जाएं। और हमारा वेस्ट टू एनर्जी का भी कार्यक्रम बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। और आप देखेंगे कि ये सरकार ने अभी तक ये कदम उठाए हैं, और भी अधिक कदम उठाए जाएंगे, जिससे कि हमारी जो ये बढ़ती हुई निर्भरता है आयात पर, पेट्रोलियम, डीजल, कच्चे खनिज तेल के आयात पर, वो कम हो। इसी में जुड़ी हुई बात जो है वो है हमारे रिन्यूएबल्स की। सोलर एनर्जी 175 गीगावाट का आंकड़ा आपको पता ही होगा, हम उसको और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि उसके साथ में, क्योंकि उसकी वजह से हमें अपने इस ग्रिड में निवेश ज़्यादा करना पड़ता है, और दूसरी चीज़ हमें स्टोरेज टेक्नोलॉजी में और बहुत बड़ा निवेश करना है, तो उसके लिए भी हम लोग कदम उठा रहे हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगले जो हम लोगों के कार्यक्रम हैं, जैसा कि हमने अपने स्ट्रेटजी के डॉक्यूमेंट में पूरा अच्छी तरह से आउटलाइन किया है कि आने वाले 5 साल में हमारी निर्भरता डिमॉन्स्ट्रेबली कम हो जाएगी एनर्जी इंपोर्ट्स पर, जिससे कि हमारा देश और तरक्की से बढ़ पाएगा। और ये जो है कि जब खनिज के दाम बढ़े तो हमारी ग्रोथ कम हो गई, हमारी इन्फ्लेशन ज़्यादा हो गई, ऐसा सिनारियो उससे जो है वो अपने आप को बरी करा पाएंगे। अब राजीव कुमार साहब, हम इसी जन्मदिन के मौके पर, अवसर पर पिछले हफ्ते शुक्रवार को
मॉर्गन स्टैनले से बात कर रहे थे और उनसे बातचीत करके हमें ये समझ में आया कि कई रिप्रेजेंटेशंस आपको भी दिए गए हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर अब काम करना तेज़ी से शुरू करना चाहिए। पिछले कुछ दिनों में खबरें ये भी आ रही हैं कि चाइना भेजा जा रहा है एक दस्ता भारत का, क्योंकि चाइना ने बहुत तेज़ी से काम किया है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर। आपका अपनी सोच क्या है इस पर, और क्या भारत बहुत तेज़ी से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मुद्दे पर आगे बढ़ने वाला है? बिल्कुल ठीक बात है। यहाँ ये आपकी अपेक्षा बिल्कुल सही है और मुझे लगता है कि हम लोग इस पर आगे काम करेंगे। आपको पता याद ही होगा कि हमने शायद अक्टूबर के महीने में एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस की थी जिसका कि प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया था। कई देशों के सबसे माने जाने वैज्ञानिक और इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव उसमें आए थे, उन्होंने भाग लिया था। और अब नीति आयोग इसमें बिल्कुल जुटी हुई है कि कैसे जल्दी से जल्दी हमारी एक ई मोबिलिटी की जो नीति है उसका एक पूरा फ्रेमवर्क अनाउंस हो, उसको आगे बढ़ाएं, क्योंकि वो कॉन्फ्रेंस से कोई बात निकली है। मुझे पूरा यकीन है कि आप इसमें उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इस भारतवर्ष की हालत जो है इस समय जो स्थिति है उसमें इस ई मोबिलिटी को बढ़ाना और ख़ासतौर से 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इन पर जोर देकर ऐसी चीज़ करना जिससे कि आम आदमी को इसका फ़ायदा उठे और हमारा जो पर्यावरण है उसको उससे फ़ायदा हो, उस पर हमें फोकस करना है। और आप देखेंगे कि इस पर जो है वो काम आगे काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ेगा। एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ और है मेरे पास आपके लिए, क्योंकि कई बार इस पिछले 6-8 महीनों में 1-1.5 साल में चर्चा हुई स्क्रैपेज पॉलिसी के ऊपर, लेकिन कोई निर्णय नहीं दरअसल हो पाया। इस पर आपने किस तरह के सुझाव दिए हैं और कहाँ तक बात आगे पहुँची है सर? थोड़ा सा इंतज़ार करना अच्छा ही होता है। मेरी आपसे आग्रह है कि थोड़ा सा इंतज़ार करें, इतने इम्पेशेंट ना हो। आपको सामने ज़रूर बात आ जाएगी। मैंने जैसे बताया कि काम हो रहा है, इसमें लोग जुटे हुए हैं और मुझे पूरी आशा है कि आप शीघ्र ही आपको इसके बारे में कुछ ना कुछ जानने को मिलेगा। ई मोबिलिटी, इस पर खास तौर पे फोकस सरकार का बना हुआ है। राजीव कुमार जी, 1-2 और छोटी बातें आपसे जानना चाहूँगा जिन पर लगातार इस समय बातें हो रही हैं। पहली बार हमने जो कई सारे दिग्गजों से बात की, बाज़ार से जुड़े हुए लोगों से बात की, उन सभी बड़े फंड मैनेजर्स और एनालिस्ट का ये कहना है कि इस समय जो हमारा फार्म सेक्टर है वहाँ पे चूँकि पिछले 5 सालों से दाम ज़्यादा नहीं बढ़े हैं तो उनके लिए कुछ खास योजनाएं लाई जानी चाहिए। कई तरह की बातें हैं, कई सुझाव हैं, अटकलें हैं, लेकिन हम आपसे ये समझना चाहते हैं कि नीति आयोग का इस बारे में क्या मानना है, आपकी क्या संस्तुतियाँ हैं जो आपने अब तक सरकार को बताई हैं? हमने अपनी स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट में प्रदीप जी पूरे 3 अध्याय फार्म सेक्टर पर, कृषि क्षेत्र पर दिए हैं और मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप उन पर एक बार ज़रा थोड़ी सी देर देख लें और आपको उससे ये लगेगा कि जो एक तरह का कई हमारे जो ऑब्जर्वर्स हैं वो कहते हैं कि ये सब पुरानी बातें हैं, उनको ओल्ड वाइन न्यू बॉटल वगैरह, आप देखेंगे उसमें कई अच्छे सुझाव दिए गए हैं और मुझे उम्मीद है कि वो सुझाव, क्योंकि अब सरकार के सम्मुख हैं, कृषि मंत्रालय के सम्मुख हैं, तो उन पर कुछ ना कुछ काम ज़रूर अवश्य होगा आगे आने वाले दिनों में। बात है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आज समय निकालने के लिए, CNBC आवाज़ से बातचीत करने के लिए और हमारे जन्मदिन को और खूबसूरत बनाने के लिए शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। बेहतरीन बात बताई और सबसे इंटरेस्टिंग बात मुझे जो प्रदीप लगी कि वो ये कह रहे हैं कि धैर्य रखिए, स्क्रैपेज पॉलिसी ठंडे बस्ते में नहीं पहुंची है, इसके ऊपर काम तेज़ी से हो रहा है, क्योंकि ये वो चीज़ है जिस पर बहुत लोगों को इंतज़ार था और चुनाव वाले माहौल में ये चीज़ थोड़ी बैक बर्नर में पहुंच गई। आप इत्तेफाक रखते हैं इससे? पहले बड़ी उम्मीदें थी, खूब चर्चा हुई कि अब हो जाएगा तब हो जाएगा, लेकिन फिर और ये नीति आयोग की सिफारिश थी कि इसके ऊपर तेज़ी से काम होना चाहिए, इस तरह की खबरें आई थी। ये अगर होती है तो फिर किस तरह की डिमांड बनेगी ये बताइए। डिमांड काफ़ी हाई हो जाएगी, क्योंकि अगर आप कमर्शियल व्हीकल देखें तो 5 साल 6 साल की रिप्लेसमेंट साइकिल होती है, जो पिछले साल या उससे पहले साल में काफ़ी पोस्टपोन हो गई। तो अगर आप स्क्रैपेज पॉलिसी लाते हैं तो कहीं ना कहीं वो CV साइकिल पे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लाएगा और वहाँ पे जो फ्लीट ऑपरेटर्स हैं या जो एक एसोसिएशन है या एक वो जो इन्वॉल्वमेंट है
वो कहीं ना कहीं एक सपोर्टिव नहीं होएगी, क्योंकि उनके लिए काफ़ी हाई केपेक्स आ जाएगा जहाँ पे वो फ्रेट रेट नहीं बढ़ पा रहे। अगर आप पूरे 3 महीने में 4 महीने में सिर्फ 5% फ्रेट रेट बढ़ पा रहे हैं, जबकि आपकी कॉस्ट हर महीने बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं वो रीज़न उनकी तरफ से भी है कि अगर ये पोस्टपोन हो जाए तो बेटर है। तो मेरे ख्याल से एक कंपनीज के लिए अच्छा है, टाटा मोटर या अशोक लेलैंड के लिए शेयरों अच्छा के लिए बढ़िया है, उनके लिए अच्छा है, लेकिन कंज्यूमर एट द एंड वहाँ पे कहीं ना कहीं एक डिस्कंसर्न है। तो सरकार को हर कॉन्स्टिट्यूएंसी का उनको वो स्टेक होल्डर्स का लेना भी पड़ेगा। थोड़ी तेजी का माहौल हो, थोड़ी आमदनी अच्छी हो, और अगर टाइम बाउंड तरीके से एक लंबा वक्त दे करके उनको बताया जाए तो जरूर इंप्लीमेंट किया जा सकता है। तो इस पर देखना होगा इंसेंटिव्स किस तरह के दिए जाएं, उसके ऊपर थोड़ा मामला अटका हुआ था। अगर वहां पर सुलझ जाते, सरकार के पास इस समय पैसे की कमी है, अब इंसेंटिव्स की बात करना थोड़ा बुरा भी लग रहा है, लेकिन वहां पर थोड़ी मामला शायद बन नहीं पाया था, ऐसा समझ में आया। तो संसाधनों की कमी है, सरकार इस समय प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रही इस मामले को, लेकिन नीति आयोग की नज़र में ज़रूर है। इंतजार करने की बात कही है राजीव कुमार जी ने, तो हम थोड़ा यहाँ पर इंतजार करेंगे। बाजार धीरे धीरे संभलता हुआ निचले स्तरों से, जैसे कि हम आपको कह रहे थे कि 10,700 के आसपास से रिकवरी की उम्मीद कीजिए। हमारे साथ अब ashwinigujaral.com के अश्विनी गुजराल जुड़ चुके हैं। अश्विनी, आप क्या देख रहे हैं, बाजार को किस नज़रिए से देख रहे हैं और क्या है आपकी कॉल? देखिए, नज़रिया तो ये है कि किसी भी तरफ ट्रेंड ना ढूंढें। बेसिकली जैसे सुबह बैंक निफ्टी तेज़ गिरावट के साथ खुला, अपने 20 DMA को होल्ड कर लिया। सुबह NPA की वजह से परेशान था बाज़ार, लेकिन बीच में इन्फ्लेशन आ गई तो वो वहाँ से PSU बैंक वापस हो गए। तो बहुत ही दायरे वाला काम है। नीचे के दायरा भी आसानी से नहीं टूटेगा और ऊपर वाला भी नहीं टूटेगा, तो थोड़ा रिवर्स थिंकिंग से चलना बेहतर है। मेरे हिसाब से शायद बैंक निफ्टी में एक ड्यूरेबल बॉटम के आसपास हम पहुंच गए हैं। अगर निफ्टी भी 10,680 होल्ड करता है तो यहाँ भी ये खरीदारी के अवसर है, मेरे हिसाब से बेचने का मौका नहीं है। इंडिविजुअल स्टॉक्स में कर्नाटका बैंक में बाय है 116 का स्टॉप, 128 का टारगेट। येस बैंक में बाय है 194 का स्टॉप, टारगेट 206 का। और L&T फाइनेंस में सेल है 138 का स्टॉप, 130 का टारगेट। ओके, तो यह कॉल आपके लिए, बाय और सेल दोनों तरफ के आइडियाज आपके लिए सामने आते हुए L&T फाइनेंस 130 के टारगेट के साथ बेचने की सलाह इस समय आपके लिए आ रही है, और कर्नाटका बैंक पर तेजी का कॉल 128 तक के लेवल यहां से देखे जा सकते हैं। इस बैंक में 206 के टारगेट की अपेक्षा कीजिए, तेजी का कॉल इसमें भी। बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब हमारे साथ बाजार के एक दिग्गज एक्सपर्ट जुड़े हैं, सुनील सुब्रमण्यम, MD और CEO सुंदरम म्यूचुअल फंड के। सुब्रमण्यम साहब, स्वागत है आपका। बाजार थोड़ा कमजोरी के मूड में है, संभलने की कोशिश कर रहा है, आपको क्या लगता है ये एक छोटा करेक्शन ही है, मौके ढूंढते रहने चाहिए, क्योंकि कंसर्न बहुत सारे हैं अंदर भी बाहर भी, तो लोग थोड़ा, ट्रेडर आजकल थोड़ा कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हैं? नहीं, देखिए, ये बिफोर इलेक्शन आफ्टर इलेक्शन में आप बिल्कुल एक सिचुएशन देखेंगे कि बिफोर इलेक्शन ऐसी वॉलेटिलिटी जारी रहेगी, बट आफ्टर इलेक्शन मार्केट एकदम दौड़ेगी। तो यानी आप 4-5 महीने के लिए? हाँ, तो वही कह रहा हूँ मैं कि क्या है कि लोग में एक डरावट आ गई। एक चीज़ है कि 2017 के साल में आप देखिए मिड कैप्स ने परफॉर्म किया था, लार्ज कैप्स ने अंडर परफॉर्म किया। 2018 में रिवर्स होगी। तो पीपल ऑलवेज मोस्ट रीसेंट ट्रेंड को लेके आगे बढ़ते हैं। तो इस माहौल में अभी क्या है कि लोग मिड और स्मॉल कैप से डर के सेफ्टी की ओर जा रहे हैं, और सेफ्टी में भी देख रहे हैं कि अभी डॉलर पहले स्ट्रेंथन हो रही थी, अभी डॉलर वीकन हो रही है। क्रूड पहले बहुत ज़बरदस्त बढ़ रही थी, अभी गिरने लगी है। तो एक कन्फ्यूजन जो आ रही है, इंटरनेशनल सिग्नल्स स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि US में भी ग्रोथ का माहौल बहुत बढ़िया था लास्ट ईयर सेम टाइम। अभी देखो उधर ऑटोमेटिकली अभी 10-2 रेशियो को देखें तो रिसेशन प्रेडिक्ट कर रही है। हाँ। एकदम बदलाव। और दूसरी चीज़ ये है कि उधर भी लॉन्गेस्ट शटडाउन हुआ है अमेरिकन इकोनॉमी में, तनख्वाह नहीं मिल रहा है लोगों को, गवर्नमेंट वाले को। तो इंडिया में ऐसी हालत होती तो कैसे होगा सिचुएशन? तो क्या है कि इंटरनेशनली भी एक अनसर्टनिटी का माहौल है, और डोमेस्टिकली भी इलेक्शन के रिजल्ट के ऊपर हर चीज़ जो एंटी बीजेपी की कुछ खबर आती है तो नेचुरली थोड़ा डरावट। SP BSP जो साथ हुए हैं और राहुल गांधी जी ने कड़े तेवर में बातचीत करी है, ये भी एक फैक्टर है मार्केट में आज के दिन, जिससे घबराहट है। बिल्कुल, देखो मार्केट को चाहिए कंटिन्यूटी ऑफ गवर्नेंस। सही है, ठीक है। तो जैसे ही सिचुएशन अगर बदलाव आती है तो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ क्या बदलेंगे, जो इन्होंने चीज़ किया तो उसको रिवर्स करेंगे। तो ये सोच जो मार्केट के अंदर आती है, तो उसके कारण एक
हेसिटेंसी आती है, वही मैं कहूँगा। और इतने दिन से क्या हुआ कि लार्ज कैप्स में जो सेफ्टी थी वो थी आईटी और फार्मा। आप देखिए गिनचो उनके कोई स्टॉक्स ने मार्केट होल्ड अप किया लास्ट ईयर, पर अभी दोनों वीक लग रहे हैं क्योंकि डॉलर की स्ट्रेंथ के ऊपर इनकी भी जरूरत थी, यूएस इकोनॉमी की ग्रोथ के ऊपर इनकी डिमांड की ग्रोथ थी। अभी दोनों डाउट में है कि यूएस इकोनॉमी की ग्रोथ भी स्लो डाउन हो रही है और डॉलर भी वीकन हो रही है, तो इनके अर्निंग्स के ऊपर तो इट्स नो लॉन्गर की आईटी सेफ्टी प्ले है। अभी सेफ्टी ढूंढे तो खाली एक ही सेक्टर है, वो है कंजम्पशन डोमेस्टिकली, क्योंकि इलेक्शन के साल में खर्चा होता है, तो खर्चा में ऑटोमेटिकली उसका चाहे यूनाइटेड स्पिरिट्स में आएगा, चाहे सोप में आएगा, चाहे किसी और में आएगा। तो खाली कंजम्पशन एक ऐसी माहौल है जहाँ पे वैल्यूएशन बढ़ चुके हैं उधर भी। सही है। तो सेफ्टी इन हाई वैल्यूएशन एक बहुत, तो मेरे ख्याल में ये अगले 6 महीने के लिए ये 10,500 to 11,000 के लेवल पे ही। क्या बात है, मतलब आप जैसे फंड मैनेजर से ये हम बड़ी कोशिश करते हैं निकलवाने की, लेवल्स बताएं, लेकिन शुक्रिया आपने ये लेवल्स बताए। मैं पिछले महीने के डेटा देख रहा था म्यूचुअल फंड्स के ट्रेंड्स के, तो कुछ रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि रिडेम्पशन प्रेशर बढ़ा है 55% मंथ ऑन मंथ। ये सही है क्या? रिडेम्पशन हो रहा है सिस्टम से, पैसा निकल रहा है? लास्ट मंथ की हालत थोड़ी ऐसी थी, मगर ज्यादातर रिडेम्पशन 2 सेक्टर्स में हुए। एक है आर्बिट्राज कैटेगरी में, और दूसरी है बैलेंस फंड की कैटेगरी में। ये दोनों क्या है कि आर्बिट्राज में पिछले महीने वॉलेटिलिटी के कारण बहुत फ्लोस आए थे, फिर जैसे ही इलेक्शन रिजल्ट सामने आ गया तो वॉलेटिलिटी कम होगी, अनसर्टेनिटी का, तो लॉट ऑफ हॉट मनी जो कि आर्बिट्राज में जाता है जबकि वॉलेटिलिटी बढ़ती है, तो नवंबर में हुई थी। दिसंबर में जैसे ही इलेक्शन रिजल्ट आ गई तो ऑटोमेटिकली वॉलेटिलिटी का जो पैसा था वो बाहर निकला, तो आर्बिट्राज में रिडेम्पशंस बढ़ गए। और बैलेंस फंड की कैटेगरी में ही आप साल में अप्रैल से लेकर, क्योंकि टैक्सेशन जो इंट्रोड्यूस किया था गवर्नमेंट ने इक्विटी के ऊपर, उसके कारण ये बैलेंस कैटेगरी में क्या हो रहा था कि सभी म्यूचुअल फंड्स मंथली डिविडेंड्स दे रहे थे, और उसके कारण फिक्स्ड डिपॉजिट से शिफ्ट पैसा इक्विटीज में आ रही थी। मगर जैसे ही 10% डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पे टैक्स लगा दिया तो उसकी अट्रैक्टिवनेस थोड़ी कम हो गई। तो बैलेंस फंड से सीधा फ्लोस धीरे धीरे हर महीने कम होते जा रहे, इतना कि इस महीना करीबन 45 करोड़ की नेट न्यू कैश थी बैलेंस कैटेगरी में। वहीं आ रहा था कि अब जो सेल्स है वो थोड़ी घटी है, मगर क्या है कि अभी भी जो प्योर सेल्स देखे, ये क्या है कि रिडेम्पशंस के बगैर खाली ग्रॉस सेल्स वो 15% बढ़ गई है मंथ ऑन मंथ। तो ऐसे नहीं कि नए इन्वेस्टर्स जो आ रहे हैं वो पैसा लगा रहे हैं, तो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स शायद इस मौके को देखकर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। तो फ्रेश फ्लोस में 16,000 करोड़ कंपेयर टू 14,000 करोड़, जिसमें से 8,000 करोड़ एसआईपी के रूट में है। तो ना ही एसआईपी का फ्लोस में कोई कमी दिख रही है, ना ही जनरल लमसम की फ्लोस, मगर ओल्ड में प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा लोग कर रहे हैं। एसआईपीस तो जारी रखे ना सर, लोगों को बताइए। अरे बिल्कुल, अरे ये अगले 6 महीने की मैंने बात करी कि ये 6 महीने में जो एसआईपी इंस्टॉल्स आएंगे ना, उनका रिटर्न हाईएस्ट होगा। वाह, क्योंकि ऐसे माहौल में जबकि डरावट है, वॉलेटिलिटी है, तभी आपको एसआईपी का इंस्टॉलमेंट का पूरा फायदा आता है। तो ये हाल में मैं कहूँगा कि अभी एक्चुअली एसआईपी को बढ़ाइए, क्योंकि इलेक्शन के बाद आप मार्केट को पकड़ नहीं पाएंगे। सही बात है। तो इस समय आपके लिए अच्छा मौका है, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो। देखिए अभी इलेक्शन रिजल्ट के बारे में बात करें तो 2-3 चीज साफ सामने आती है। एक कि स्टैंड अलोन बीजेपी मेजॉरिटी नहीं जीत सकती, ठीक बात है, और ये बाजार को पता है। सेकंड चीज ये कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी ही होगी, ठीक बात है, ये भी तय है। तीसरी चीज है कि क्या इलेक्शन से पहले एनडीए का गठबंधन मजबूत हो सकता है कि नहीं, तो वॉलेटिलिटी इसी चीज के ऊपर है। बाकी 2 चीज तो तय है। तो ये अगर गठबंधन नहीं हुई, मेरे ख्याल में पोस्ट इलेक्शन सिनेरियो में अगेन बीजेपी लार्जेस्ट पार्टी होने के कारण ऑटोमेटिकली मैग्नेटिक फोर्सेस, एक्सेप्ट कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़ के और कांग्रेस को छोड़ के, बाकी सब पार्टीज में ऐसा कोई एंटी बीजेपी थॉट नहीं है कि मैं कभी इनके साथ सोऊंगा नहीं, ऐसा नहीं है। किसी भी हालत में पोस्ट इलेक्शन सिनेरियो में नए गवर्नमेंट कोalition के लिए सभी पार्टीज राजी होंगे, और मेरे ख्याल में इसलिए किसी भी हालत में एक मोदी लेड गवर्नमेंट, मे बी नॉट अ बीजेपी गवर्नमेंट बट मोदी लेड एनडीए, ब्रॉडर एनडीए गवर्नमेंट, करीबन आउटलुक पॉजिटिव दिख रही है। तो उस हालत में तो मार्केट की बल्ले होगी, तो तेजी होगी। ऐसी आप काफ़ी आपने इन डेप्थ एनालिसिस करके बताई कि क्यों बाजार को एक पोस्ट इलेक्शन रैली देखने को मिलेगी। तो बुरे वक्त में जब बाजार में उतार चढ़ाव हो तो आपके लिए दरअसल पैसा लगाने का मौका है। लेकिन डोमेस्टिक फ्लो आ रहा है, दूसरी तरफ जो FIIs हैं
इस साल का भी अगर आप आंकड़ा देखें तो अब तक 7 दिन हुए हैं, आज 8वां दिन होगा, उसके आंकड़े तो आएंगे। पिछले 7 में से 5 दिन सेलिंग के आंकड़े आ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जो खबरें आ रही हैं वो चिंता बढ़ाती हैं। हमारे साथ अब हमारे सहयोगी नीरज वाजपेयी जुड़ चुके हैं। नीरज, ब्रेक्जिट का एक अहम वोट कल होने वाला है, इसके ऊपर सभी की नज़र है। क्या अपडेट्स है वहाँ से, क्या उम्मीद करनी चाहिए, क्या अपेक्षाएं हैं? ग्लोबल मार्केट तो इस समय कमजोरी दिख रहे हैं। यूरोप के बाजार कुछ देर पहले हमने नजर डाली थी, सब कमजोर थे और डाउ फ्यूचर्स भी करीबन 200 पॉइंट नीचे दिखाई दिए थे। क्या अनुमान है इसको लेकर? देखिए, ब्रेक्जिट को लेकर के कल जो मतदान होना है उसमें बहुत ज़्यादा डिवाइडेड वोट्स है और पूरी संभावना है कि वो प्रस्ताव शायद फिर से गिर जाए, और वो अगर प्रस्ताव गिर जाता है तो फिर स्थिति और ज़्यादा ख़राब होगी। और प्रेडिक्शंस यहाँ तक के हैं कि दोबारा चुनाव हो सकते हैं ब्रिटेन में, क्योंकि जो दूसरा प्रयास है प्रस्ताव का इनका, उसको लेकर के विपक्ष में बहुत ज़्यादा नाराज़गी है। इवन गवर्नमेंट के भी कुछ लोग इसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए ये असमंजस की स्थिति बनी हुई है और वो आखिरी कोशिश में लगी हुई है टेरेसा मे की कोशिश कर रही, शायद लोग मान जाएं और इसको पास करा दें। वो कई टैक्टिक्स अपना रही हैं, एक तरीके से ब्लैकमेल भी करें कि अगर ये गिर गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, फिर कभी नहीं हो पाएगा। लेकिन जिस तरीके का प्रस्ताव रखा गया है उसको लेकर के बहुत ही ज़्यादा एडमेंट है वहाँ के लोग, वो उसको स्वीकार नहीं करें। दरअसल प्रस्ताव में जो बातें रखी गई हैं वो कुछ आपत्तिजनक है। उसमें एक बात ये रखी गई है कि मार्च से वो शुरू हो जाएगा ब्रेक्जिट, अगर ये प्रस्ताव पास होता है, और ये दिसंबर 2020 तक चलेगा और उसके आगे भी एक्सटेंड हो सकता है आपसी सहमति से। इस दौरान ब्रिटेन उसका पार्ट नहीं होगा ईयू का, लेकिन रूल्स उसको सारे फॉलो करने पड़ेंगे। तो इस पे बड़ी आपत्ति। दूसरा, 40 बिलियन पाउंड उनको देना पड़ेगा यूरोपियन यूनियन को, जो कि बहुत बड़ी रकम। इसको लेकर के वहाँ विद्रोह जैसी स्थिति कि इतनी रकम हम क्यों दे, जाऊँ उसके साथ भी नहीं रहना चाहते, और अभी हमको 10 बिलियन खर्च करना पड़ता, मैं 40 बिलियन एक साथ दूँ और 1-1.5 साल में हम एग्जिट भी ले लेंगे। तो ये इसको लेकर के बिल्कुल सहमति नहीं बन रही है। तो जो वहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री थे उन्होंने भी एक कमेंट किया कि ये बहुत ही डिजास्ट्रस है और संभावना बहुत कम है कि ब्रेक्जिट का ये प्रस्ताव कल पास हो। अगर ऐसा नहीं होता है तो एक बार ब्रिटेन में फिर से रेफरेंडम और चुनाव की तैयारी शुरू हो जाएगी। तो इसीलिए वहाँ बहुत ज़्यादा उथल पुथल और चिंता है। बिल्कुल। तो दो हैं दुनिया भर में मुद्दे बाब कि 29 मार्च को नीरज क्या ब्रेक्जिट की डील के बगैर ये बाहर हो जाएगा यूके ब्रिटेन से, ब्रिटेन यूके से, और दूसरा क्या वो लंबी वाली जो दीवार है बॉर्डर पर वो बनेगी। मजाक में ये चल रहा है सुब्रमण्यम साहब की हो सकता है अगर वो दीवार खड़ी करें तो ये लैडर बनाए, सीढ़ी बनाए। क्या आपके लिहाज से ये जो नीरज बता रहे हैं, हाँ, ये मुद्दा कितना बड़ा है ब्रेक्जिट वाला? देखिए, ये इंडियन मार्केट के लिए मेरे समझ में कुछ मायना नहीं रखता है। ये ब्रिटेन और यूरोप के बीच में जो बात चल रही है उसके ऊपर है। ब्रिटेन की इकोनॉमी के लिए ज़रूर इसमें असर होगा, मगर मेरे ख्याल में जो अगर आप देखते हैं कि FII फ्लोस उसमें ब्रिटेन का ज़्यादा कुछ हिस्सा नहीं है इंडिया के। आप देखें, नॉन ब्रिटिश यूरोप और जापान कुल मिला के हाफ है और अमेरिका दूसरी हाफ है। तो FII फ्लोज हमारे मार्केट में ये इलेक्शन की अनसर्टेनिटी की वजह से ये नहीं आ रही है। अच्छा, वो भी साइड में देखिए, ये देखिए ना, उधर भी यूएस में स्लो डाउन दिख रहा है। तो स्लो डाउन के कारण जो रेट हाइक पहले उम्मीद थी वो नहीं होगी अभी, और उनकी जो बैलेंस शीट की $50 बिलियन पर मंथ जो बैलेंस शीट को श्रिंक कर रहे हैं वो प्रोग्राम भी स्लो डाउन हो जाएगी। तो वहाँ पे कैश होगा, और दुनिया में ऐसी एक ही मार्केट है जहाँ पे आपको 8% GDP ग्रोथ दिख रही है। तो फ्लोस इंडिया एक मैग्नेट है। तो मेरे ख्याल में ये ब्रेक्जिट का असर एक जो इक्विटी से डेट फ्लो होती है इंटरनेशनल मार्केट में उसके ऊपर असर होगी, मगर जो इक्विटी फ्लोस इंडिया के अंदर आती है विद इन इमर्जिंग मार्केट उसमें इसका असर ज़्यादा नहीं है। ये एक दिक्कत वाली बात है कि हम सोच में इसके वॉलिटिलिटी बताते हैं, बट एक्चुअल फ्लोस इट इज तो इंडिया डज नॉट डिपेंड कि ब्रेक्जिट हो या ना हो, उसमें क्या है, जो इन्वेस्टर्स इंडिया में डाल रहे हैं वो इंडिया की ग्रोथ के ऊपर डाल रहे हैं। तो ये वही मैं कह रहा हूँ कि बस कुछ चुनिंदा टाटा ग्रुप की कंपनियों पर हमें देखना होगा किस तरह का असर पड़ता है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शंस तो जरूर होगी, वो प्रॉब्लम नहीं है। और आईटी सेक्टर के लिए भी थोड़ा, उनके लिए भी जो ब्रिटेन बेस्ड अभी जो उनकी ऑफशोरिंग वेंचर्स होगी जो यूरोप को सर्विस कर रही है, चाहे उनको उठा के उसको जर्मनी में लगाने की, तो इंडिविजुअल कंपनीज के लिए जरूर असर पड़ता है। मैं ओवरऑल हमारी मार्केट के लिए उसमें वो लोग दरअसल प्लान नहीं कर पा रहे हैं अभी कि करना क्या है। एक बार तस्वीर साफ हो जाए तो हमको समझ में आए कि कहाँ पे क्या होगा, कौन सा माल कहाँ जाएगा। पूरी जो सप्लाई चेन है वो काफ़ी अनसर्टेनिटी की स्थिति में है, डिसरप्ट हो रही है। इस बात की चिंता इस समय सबको ज़्यादा है। लेकिन एक स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, जेट एयरवेज, इस पर नजर डालिए। अब ये 15% ऊपर आ चुका है, तो टारगेट इसके सारे अच्छी तरह मेरे ख्याल से अगले हफ्ते वाले भी टारगेट अचीव हो गए हैं। का टारगेट राजेश जी ने दिया था, 292 हो चुका है। 30 पैसे ये
30 पैसे हम इसलिए कह रहे हैं, मोहर लगा दीजिए, लोग स्मार्ट हैं। आप जो भी टारगेट देंगे वो 25 पैसे से लोग कहेंगे इसको, जब सब लोग वहां काटेंगे तो आप 25 पैसे नीचे ही काट लगा। तो सर आपका टारगेट पूरा अचीव हुआ है, बधाई हो आपको। थैंक यू सर, थैंक यू सर। कैसे करते हैं सर ये सब? सर बस आप लोगों की दुआ है सर। तो आपका टारगेट फ्यूचर्स का था? फ्यूचर्स का था, और हमने जो देखा था वो 258-59 पे आइडेंटिफाई किया था। तो बिल्कुल वहां से 10% तो पक्के तौर पे चला है। आप फ्यूचर्स देखिए, आप कैश देखिए, कोई भी चार्ट देखिए, मुझे ये अच्छी तरह याद है कि 10% का मूव हमने यहाँ पे देख लिया है, और इस लिहाज से आपके टारगेट अचीव हो जाने चाहिए थे। तो देखिए इस वक्त आपके सामने ये फ्यूचर्स के लेवल आ रहे हैं, और यहाँ पर भी उसी तरह का मूव देखने को मिला है। फ्यूचर्स का हमारे पास चार्ट भी है। डायरेक्टर साहब जरा थोड़ा मेहनत करके एक बार चार्ट निकालने की कोशिश करिए। इसका चार्ट है, और चार्ट हमने बहुत मेहनत से सुंदर वाला बनाया है। उसमें देखिए आपको साफ दिखेगा कि 279 रुपीज़ 70 पैसे का ये देखिए दिन के हाईएस्ट लेवल पर ये 11% की मजबूती के साथ भाग रहा है। सर ये अगर इस्तीफा दे जाएंगे तो क्या बाजार खुश है इनसे? अगर नरेश गोयल साहब नहीं रहे तो बैंकर्स पैसा देंगे, ये थ्योरी है, और बाकी के लोग भी इनको पैसा देने के लिए राजी हैं। आप इस स्टोरी को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए 11% की मजबूती। सर पिछली बार भी यही बात हुई थी, जब टाटा की बात हो रही थी, तो मैंने कहा था ये 350-400 पे जाके फिर एक डील का एक्चुअल मटेरियलाइजेशन होगा कहीं ना कहीं, और जो भी नया पैसा डालना चाहता है वो नरेश जो करंट एमडी या स्ट्रक्चर है उसको चेंज देखना चाहता है। तो मेरे ख्याल से आ रहे हैं फिर उस लॉजिक के हिसाब से तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं एतिहाद ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाएगा अब ज़्यादा से लेने के लिए। कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से एतिहाद आएगा लेंडर्स को कंफर्ट देने के लिए, और अगर वो हुआ तो ये सिचुएशन आई थिंक जेट एयरवेज के लिए काफ़ी चेंज हो जाएगी। एंड बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस है या मतलब नहीं, सी अगर आप उसमें लेंडर्स की कंडीशन देखें तो उसमें ये था कि कहीं ना कहीं एतिहाद बैंक गारंटी दे। और उस बैंक गारंटी की वजह से वो एतिहाद मेरे ख्याल से स्टेक इंक्रीज करने के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस में आएगा। तो मेरे ख्याल से 350-400 कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से मिड टर्म में जाना चाहिए। 350-400 के टारगेट आपको आते हुए नजर आ रहे हैं जी। और इस बार हाँ, लेकिन वो होगा वही, वो क्लैरिफिकेशन लेंगे, वो मना करेंगे, लेकिन 350-400 चले जाएगा। ओके, तो इस कंडीशन पे कि ये सिचुएशन दरअसल रिजॉल्व हो जाए, और मुझे याद है पिछली बार आपने कहा था कि एक बार 350 से 400 के बीच में निकल जाइए, और वैसा ही हुआ, नीचे आ गए। और अब इसके बाद जो अब डील की तस्वीर सामने आ रही है वो शायद ज़्यादा भरोसे के काबिल है, ऐसा समीर को लगता है। तो यहाँ पर वापस से उन पुराने टारगेट्स की ओर लौट सकता है। लेकिन आज देखिए जो पूरी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है, ये एक्सक्लूसिव खबर जो नेटवर्क 18 ने आपको दी कि नरेश गोयल साहब निकलने के लिए तैयार हैं, अपनी पोजीशन कम करने को तैयार हैं, उनका स्टेक 25% से भी कम हो सकता है। इन सारी उम्मीदों के बीच हमने ये मूव आते हुए देखा है। हमारे साथ अब किरण जाधव भी जुड़ चुके हैं, हमारे एक्सपर्ट। किरण, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या जेट पे आपका कोई व्यू है इस समय? देखिए, जेट एक बहुत अच्छा मूव आज दिलाता नजर आ रहा है, और मेरा मानना है कि ये होल्ड करने के जैसा चार्ट पैटर्न है। इसने शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे एक डबल बॉटम 240 पे किया है, और जो इंटरमीडिएट टॉप था 280 के करीब, वो उसने आज लांग दिया है। तो मेरा मानना है कि चार्ट स्ट्रक्चर बहुत बेहतरीन हो गया है। अगर आप एक हफ्ते का व्यू लेते हैं तो 330 से 340 के लेवल्स देखने को मिल जाने चाहिए, और 280 के नीचे के आपके स्टॉप लॉसेस रहने चाहिए इस ट्रेड के लिए। तो किरण, इस समय आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, 3 बज चुके हैं, और 3 बजे का शानदार ट्रेडिंग आइडिया आपकी तरफ से क्या है ये बताइए। आज का ट्रेड एट 3। देखिए, NIT टेक बाय करके चलना चाहिए। इसने भी करीबन 1 महीने के मल्टीपल टॉप्स क्रॉस किए हैं, तो ये स्ट्रॉन्ग बाय की रिकमेंडेशन है। स्टॉप लॉस रहेगा 1175। मैंने जब मैंने कॉल दिया था तब रेट नीचे था, पर अभी स्टॉप लॉस और टारगेट चेंज करना चाहूंगा। 1178 का स्टॉप लॉस रहेगा, और 1205 के टारगेट्स देखने को मिल जाने चाहिए। तो काफी अच्छी अपसाइड करंट लेवल से भी देखने को मिलेगी। तो आपके बात करते करते दिन के हाईज पर ये स्टॉक आ गया है। राजेश, एक बार जल्दी से आप भी नजर डाल दीजिए। ब्रेकआउट दिख रहा है आपको? करीबन 2 हफ्ते पहले का जो टॉप था वो इसने निकाला है अभी। देखिए, मुझे लगता है बहुत अच्छा शॉर्ट कवरिंग है, और ये कंटिन्यू होगा। ओपन इंटरेस्ट में लगभग 28% एडिशन है, तो मुझे नहीं लगता कि ये रिट्रेस करेगा। इनफैक्ट एक ब्रेकआउट का कैंडिडेट है। 200 DMA को पार किया है, 1170 के आसपास का इसका एक रेजिस्टेंस था, वो भी पार किया है। तो उसी लेवल को मैं स्टॉप लॉस के तौर पे मानूंगा, 1170। मुझे लगता है कि करीबन 1240, 1245 ये इसका टारगेट होना चाहिए कल तक के लिए।
बिल्कुल, तो नज़र रखिए NIIT टेक्नोलॉजीज़ पर, और नतीजों से पहले का मूव है इसको इस तरह से देखना चाहिए। नतीजे हैं इस हफ्ते शुक्रवार को, तो फ्राइडे को नंबर्स आने वाले, और नंबर से पहले देखिए इसमें बढ़िया रैली आज के सत्र में देखने को मिल रही है। तो जेट का फ़ायदा इंटरग्लोब एविएशन को भी मिल गया लीजिए, और स्पाइस जेट भी भाग रहा है। तो हमारी टिकर टीम पर आपको दिखा रही है कि अगर नरेश गोयल साहब छोड़ रहे हैं तो देखिए लोग इनको भी, इनमें भी ऊपर के मौके तलाश रहे हैं। इंटरग्लोब और स्पाइस जेट ये भी देखिए दिन के हाईएस्ट लेवल के आसपास भागते हुए। इनफैक्ट मार्केट पर रखिएगा नज़र, देखिए 10,700 से मार्केट ने बहुत बढ़िया रिकवरी दिखाई है। करीब निफ्टी ने 40 पॉइंट का स्मार्ट उछाल दिखाया है। घंटे भर पहले जब हमने कार्यक्रम की शुरुआत की थी तो 200 पॉइंट नीचे था डाउ फ्यूचर्स, और डाउ फ्यूचर्स ने भी दरअसल सुधार ही दिखाया है। पिछले आधे घंटे में एक बढ़िया रिकवरी डाउ फ्यूचर्स में देखने को मिल रही है, लेकिन हालांकि अभी भी 150 पॉइंट के आसपास ही कमज़ोरी ही है। लेकिन अब ये बढ़ी नहीं है दरअसल कमज़ोरी, इस बात से शायद खुश हैं अब बाजार। और भी स्टॉक्स हैं देखिए जिन्होंने आज के सत्र में अच्छा प्रदर्शन दिखाया, वो हैं ऑटो सेक्टर की कंपनियां। आपको लाते हैं सामने, मारुति देखिए बढ़िया प्रदर्शन सेकंड हाफ में, खासतौर पर आइशर मोटर देखिए, इवन टाटा मोटर में भी एक स्मार्ट रिकवरी देखने को मिली, और ये सारे ऑटो स्टॉक्स ने बढ़िया तेजी दिखाई है सेकंड हाफ में। ऑटो कंपनियों पर क्या व्यू है सर? इलेक्शन के चलते कुछ बिक्री होगी ज़्यादा, या छोड़ दिया जाए, थोड़ा और दबाव रह सकता है? क्योंकि कंपनियों के मैनेजमेंट से हम जो बातचीत कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि ग्रोथ को लेकर वो थोड़े से चिंतित हैं। आज M&M के पवन गोयनका साहब ने CNBC आवाज़ से एक्सक्लूसिव बातचीत में ये कहा कि ट्रैक्टर की बिक्री 10% हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। आप कैसे देखते हैं? हाँ, दबाव रहेगा, क्योंकि एक तरफ वो भी है, दूसरी तरफ कॉस्ट की बड़ा जो है, दे नॉट एबल टू पास ऑन टू द कंज्यूमर। तो थोड़े देर के लिए ऑटो सेक्टर में थोड़ा अर्निंग्स का प्रेशर दिखेगा आपको। तो शॉर्ट टर्म में हम भी थोड़ा न्यूट्रल सी पोजीशन कर रहे हैं। पहले बहुत बुलिश थे, अभी थोड़ा न्यूट्रल पोजीशन को हमने चेंज किया है आउटलुक को। ओके, तो यह है फिलहाल आपके लिए कॉल, और चलिए आपको बताते हैं बाजार में और इस समय कहां पर आपके लिए शानदार मौके बन रहे हैं। हमारे कप्तान आपको बताते हैं इस समय कि कल इनकी टीम में कौन सा एक स्टॉक है जो शामिल रहने वाला है, यानी कल का खिलाड़ी आज लेने का समय आ चुका है हमारे दोनों कप्तानों से। नहीं, दोनों से नहीं, नीरज जी से ही हम लेंगे, क्योंकि मैं तो देखिए यहाँ आपके साथ शो कर रहा था तो मैं तो चलिए नीरज के पास ही चलते हैं। हो नहीं पाया हूँ, लेकिन नीरज बताएंगे आपको एक स्टॉक जिस पर उनका भरोसा सबसे ज्यादा है। नीरज बताइए कहाँ नजर है, कहाँ सर्किट लगाने का मूड है आज आपका? सर्किट लगाना तो निवेशकों का काम है, लेकिन मेरी नज़र में जो कंपनी आई है, छोटी सी ऑटो एंसिलरी कंपनी है, भारत गियर्स उसका नाम है। ओके। और नज़र इसलिए पड़ी क्योंकि इसके जो नतीजे मैंने देखे हैं वो बहुत इम्प्रेसिव दिख रहे हैं मुझे। Q1 में इन्होंने 146 करोड़ का रेवेन्यू दिखाया और करीब 3.5 करोड़ का प्रॉफिट। Q2 में 150 करोड़ का रेवेन्यू, 4 करोड़ का प्रॉफिट, तो ये कुल मिला के बनता है करीब 7.5 करोड़ प्रॉफिट और 296 करोड़ का रेवेन्यू। FY18 से इसको कंपेयर करिए तो 514 करोड़ 6 करोड़ 30 लाख का रेवेन्यू था, यानी वहाँ का जो पूरा टारगेट था वो तो H1 में ही अचीव हो गया। इससे पहले FY17 में लॉस मेकिंग कंपनी थी, FY18 में इसने अपने आप को ब्लैक में किया और अच्छे से कमाई करी। उसके बाद ये फिर यहाँ से लगातार इम्प्रेसिव दिख रही है और इनका अब तक का जो EPS है वो 9 रुपये तक बन चुका है। और अगर आप वैल्यूएशन के लिहाज से देखेंगे तो काफ़ी सस्ते वैल्यूएशन पे ये स्टॉक अवेलेबल है, 10 KP पे, जो इस सेगमेंट की सबसे सस्ती कंपनी है गियर में। कंपनी करती क्या है? कंपनी के 3 प्लांट हैं पूरे देश में, और जिनका लेटेस्ट प्लांट इन्होंने जो 17 में लगाया था वो FY14 से कमर्शियली शुरू हो गया था। और इनका बेसिक काम ये है कि ये गियर, शाफ्ट, ये सब बनाते हैं, और इनके पास टॉप क्लास के जो OEM हैं वो इनके क्लाइंट्स हैं, जिसमें महिंद्रा, टोयोटा, SML, सुजू, अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स, ये सब है। तो धीरे धीरे कंपनी ने अपने आप को पोजीशन किया और एक बेहतर परफॉर्मेंस यहाँ रिजल्ट वाइज ये दिखाने में सफल है। अच्छा इनका नेटवर्क है, करीब 70 के आसपास इनके डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर और 3 सेल्स ऑफिस हैं जिसके थ्रू ये काम कर रहे हैं। तो कंपनी बहुत छोटे साइज़ होते हुए भी इन्होंने अपनी पोजीशनिंग बहुत बढ़िया कर ली है और रिजल्ट्स ये दिखा रहे हैं कि इसमें काफ़ी ग्रोथ की संभावना बनती है। Q3 के नतीजे आएंगे तो यहाँ से और ज़्यादा आउट परफॉर्म करती हुई दिखेगी। तो अनुमान ये मेरा है कि इस FY19 में करीब 750 करोड़ का रेवेन्यू और करीब 20 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी को क्लॉक करना चाहिए। तो इसके आधार पर हमें लगता है कि ये स्टॉक बेहतरीन है, खरीदारी इसमें की जा सकती है। और एक छोटी सी चीज़ और बता दूँ आपको, अभी जो आपने IIP देखे होंगे वो आपको हो सकता है थोड़ा सा कमज़ोर लगे क्योंकि वो नवंबर का आंकड़ा था, लेकिन दिसंबर में आज सुबह मैंने बताया था कि गैसोलीन और डीजल की जो खपत है दिसंबर महीने की वो बहुत ज़बरदस्त रही है। 10% की ग्रोथ ईयर ऑन ईयर देखने को मिली है दिसंबर में, जो इंडिकेट करता है कि पेट्रोल की खपत कितनी ज़बरदस्त बढ़ी है। और डीजल में
3.4% की ग्रोथ है, बहुत बड़ी ग्रोथ है ये दिसंबर महीने की। तो आगे आने वाले आंकड़े आपको जो ऑटो के अभी थोड़े कमज़ोर दिख रहे थे ना, वो फिर से इंप्रूव होते हुए दिखेंगे। तो इसलिए ऑटो एंसिलरी पर नज़र रखिए, ऐसी छोटी कंपनियां जो बेहतर परफॉर्मेंस कर रही हैं। तो ऑटो एंसिलरी एक सेक्टर जो शानदार परफॉर्म करेगा, और भारत गियर है वो स्टॉक जो आज नीरज आपके लिए चुनकर लाए हैं, और ये मेरा भी फेवरेट स्टॉक रहा है। पहले हमने इस पर नज़र डाली हुई है। समीर, आप कैसे देखते हैं स्टॉक को? अगर आप वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो जैसे नीरज ने कहा सबसे सस्ता है। दूसरा, अगर आप देखें लॉस मेकिंग से प्रॉफिट मेकिंग हुआ है, जबकि इनकी प्राइसिंग पावर इतनी नहीं है, इनकी वॉल्यूम ग्रोथ से ज़्यादा रेवेन्यू ड्रिवन है। तो वहाँ पे OEMs अगर इनको 2% 3% भी रेन्यूअल दे देते हैं प्राइस इंक्रीज एनुअली, वो इनको काफ़ी बेटर आता है। और मेरे ख्याल से पिछले 6 महीने में इन्होंने 5% का हाइक लिया है थ्रू आउट कॉन्ट्रैक्ट्स, तो वो काफ़ी इनको बेटर कर गया है। इनका डेट रिडक्शन भी कहीं ना कहीं प्रोग्राम शुरू हो गया है, इसलिए कॉस्ट जो बचा रहे थे वहाँ पे कहीं ना कहीं इनको पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है। तो OEM की तरफ से देखें, प्रोडक्ट की तरफ से देखें तो ये काफ़ी अच्छी कंपनी है। 10 की जगह मेरे ख्याल से एक 15 से 20 का पी कहीं ना कहीं इसमें होना चाहिए। तो इन मीडियम लॉन्ग टर्म मेरे ख्याल से एक डबल 100% रिटर्न हो सकता है। तो देख लीजिए, फंडामेंटल एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं यहाँ पर ज़बरदस्त तेज़ी होगी। नीरज तो इनका कॉन्फिडेंस देखिए आपको स्क्रीन पर ही दिखा रहा है। 10% की मजबूती पैसे मार्केट में, जहाँ पर सेंसेक्स, निफ्टी, मिड कैप, बैंक निफ्टी सब देखे लाल निशान में। लेकिन ये है पावर कल के खिलाड़ी आज की, जो आपको अपनी स्क्रीन पर नजर आ रही है। 10% की तेजी। ये बताइए किरण जी, जिन्होंने खरीदा उनको अगला टारगेट क्या मिलेगा? भारत गियर्स के चार्ट्स देखकर बताइए क्या नजर आ रहा है। देखिए, टेक्निकली टारगेट तो बहुत बड़े हैं। फर्स्ट टारगेट जो मीडियम टर्म में देखने को मिल जाना चाहिए वो 210 से 220 का, पर ये इमीडिएट 15-20 दिन में देखने को मिलेगा। पर अगर आप मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के चार्ट देखते हैं तो बहुत ही बेहतरीन डिलीवरी वाला काउंटर है, जो अगर आप साल 2 साल पकड़ के बैठे तो मेरा मानना है ये डबलर रहेगा इधर से। तो देखिए, डबलर रह सकता है ये स्टॉक। आप नज़र रखिएगा इस शेयर पर। 9% की ज़बरदस्त मजबूती दिखा रहा है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो ओवर द वीकेंड जो नंबर्स आए थे कुछ और ऑटो एंसिलरी कंपनियों के, नीरज आपकी टीम में GNA एक्सेल भी शामिल था ना? जी हाँ, GNA एक्सेल हमने शामिल किया था। उसके नंबर बहुत ही बेहतरीन थे। मार्जिन लोग कहेंगे कि हो सकता है थोड़ा सा वो आधे 4.5% की मार्जिन कम पे, लेकिन वॉल्यूम जो उन्होंने किया था, चाहे रेवेन्यू फ्रंट पे देखिए 43% की ग्रोथ थी, प्रॉफिट में भी ऐसी ही ग्रोथ उन्होंने करके दिखाई। तो ऑटो की पूरी पिक्चर अभी खराब नहीं हुई है, ये लोगों को नहीं डरना चाहिए। जैसे कि भी सुनील सर कह रहे थे कि यही वो समय जहाँ पे आपको अच्छे स्टॉक ढूंढ के लेने चाहिए। तो अगर ये ग्रोथ दिख रही है ऑटो एंसिलरी में, तो मुझे लगता है कि ऑटो में भी वो रिफ्लेक्ट होगी। और जनवरी ऑनवर्ड्स आप देखेंगे जब नंबर्स आएंगे तो आपको सब डेफिनेटली सरप्राइज करेंगे। बिल्कुल। और देखिए, GNA एक्सेल भी ऐसे बाजार में दमदार प्रदर्शन दिखा रहा है। जय भारत मारुति का स्टॉक भी देखिए हरे निशान के साथ टिका हुआ है। तो ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। और भारत गियर्स भी देखिए करीब 8.5-9% की मजबूती के साथ टिका हुआ है। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस यहाँ पर। नीरज, शुक्रिया आपका। सुब्रमण्यम साहब, जो आपसे बात हो रही थी, ये एक सेक्टर है जिस पर आपने कुछ संकेत दिए। इस समय आप कौन से सेक्टर्स पे फोकस कर रहे हैं? कौन से ऐसे वो स्टॉक्स हैं, सेक्टर्स हैं जहां पे आपने अपना एक्सपोजर बढ़ाया है? थोड़ा हमें अंदाज़ा दीजिए। एक जहाँ पे स्ट्रांगली हमने बढ़ाया है वो है कॉरपोरेट बैंक्स। पहले जो हम अंडरवेट थे, हमने अभी स्ट्रांगली वहाँ पे पॉजिटिव स्टेप, क्योंकि 2 चीज़ें, उनका फ़ायदा फ्रॉम द NBFC क्राइसिस जो है कॉर्पोरेट बैंक्स को मिल रही है, रिटेल बैंक्स को भी मिल रही है, क्योंकि डायरेक्टली वो पब्लिक लेंडिंग में उनको सब्सिट्यूट कर रहे हैं। मगर कॉर्पोरेट बैंक्स क्या कर रहे हैं, इन NBFCs को जाके लेंड कर रहे हैं, जिनकी बैलेंस शीट अच्छी है, जिनकी अच्छी एसेट्स को ये सिक्योरिटी लेकर लेंड कर रहे हैं, तो उनको एक गुड क्वालिटी एसेट अभी मिल रही है अच्छी प्राइसिंग में। सेकेंड चीज़ है कि NPA साइकिल मेरे ख्याल में अभी द वर्स्ट इज़ बिहाइंड अस। प्रोविजनिंग ज़्यादातर कर चुके हैं एग्जिस्टिंग बुक के ऊपर, और NCLT की जो क्लैरिटी अभी आ रही है एक एक कंपनी की, तो ऑटोमेटिकली इसमें क्या होता है कि डायरेक्ट बॉटम लाइन पे क्रेडिट आता है। से नॉर्मल में लोन रिकवरी है, फिर उसके बाद एक्सपेंसेस होता है, यहाँ पे तो राइट ऑफ हो गया, तो सीधे जो भी रिकवरी आती है सीधे EPS के ऊपर उसका असर दिखेगा। तो वो सेकेंड चीज़ है। थर्ड चीज़ है कि जैसे और 6 महीने या 8 महीने के अंदर अभी पिछले 4 साल में कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इकोनॉमी में करीबन 72% से अभी 76 की ओर आ गई है। पीक कैपेसिटी यूटिलाइजेशन देश में रही है 81 की।
तो ये 76 to 81 का जो गैप है वो करीबन और 9-10 महीने के अंदर धीरे धीरे भरते हुए कैपेक्स का रिवाइवल होगा। तो फर्स्ट ऑर्डर बुक्स और स्मॉल एंड मिड कैप कंपनीज की जो रिवाइवल होगी उसको फाइनेंस करने के लिए कॉर्पोरेट बैंक्स का ही हाथ होगा। तो मेरे ख्याल में एक उनकी लेंडिंग बुक की बढ़त, दूसरी तरफ क्वालिटी ऑफ लोन्स जो अभी एनबीएफसीज को डायरेक्टली वो दे रहे हैं, और तीसरी तरफ उनकी एनपीए साइकिल, ये तीनों एक बहुत पॉजिटिव फैक्टर्स है। तो कॉर्पोरेट बैंक्स एक की शिफ्ट हमने पोर्टफोलियो में 2019 का सबसे बढ़िया प्रदर्शन दिखाने वाला पॉकेट हो सकता है, क्योंकि आप जैसे फंड मैनेजर्स जब पैसा लगाते हैं तो 1-2 दिन, हफ्ते, घंटे के लिए नहीं, आप 6-8 साल भर के लिए लगाते हैं। इस साल का सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर होगा ये, मतलब ये पॉकेट होगी डेफिनेटली। ओके, इसके अलावा और क्या पसंद है आपको? पसंदीदा चीज़ हमें है कैपिटल गुड्स, साइक्लिकल शॉर्ट साइकिल कैपिटल गुड्स जो कहते हैं। देखो इकोनॉमी में कंजम्पशन की बढ़त अच्छी रही है, चाहे कंजम्पशन स्टॉक्स की अर्निंग्स में मार्जिन का प्रेशर आ रहा हो, टॉप लाइन की ग्रोथ कंजम्पशन की अच्छी रही है। तो ये जैसे ही बढ़ती है ना, तो शॉर्ट साइकिल कैपेक्स जो कहते हैं, जो होती है बैलेंसिंग इक्विपमेंट, जो कि 2-3 इक्विपमेंट जो ज़रूरत होती है, जो उनका कैपेसिटी मार्जिनली बढ़ा सकती है, उसके ऊपर वो अभी इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत करेंगे। तो शॉर्ट साइकिल कैपेक्स कंपनीज जो सप्लाई करती हैं ऐसी कंपनियों को, उनकी ऑर्डर बुक आप धीरे धीरे अभी बढ़ते हुए दिख रहे हैं हमें, और हम उनमें ले रहे हैं। तो उसके साथ ऑटोमेटिकली स्टील और सीमेंट, क्योंकि जो भी एक्टिविटी होती है कैपेक्स की, उसमें कंस्ट्रक्शन एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, तो स्टील और सीमेंट का भी साथ। तो ये दोनों हमारे पोर्टफोलियो में हम धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, और एट द सेम टाइम बढ़ा रहे हैं तो किसी को कम करना चाहिए ना ऐसे कि सही है। तो आईटी में हम थोड़ा सॉफ्ट हैं, हमने पोजीशन ओवरवेट से न्यूट्रल बना दिया है, बिकॉज हमारे मन में 3 चीज़ें हैं इसके पीछे। एक, उनकी डिमांड की स्टोरी, यूएस की ग्रोथ साइकिल स्लो होगी तो थोड़ी उधर धीरे हो जाएगी उनकी। सेकंड ये चीज़ है कि डॉलर जो इतने पिछले साल इतनी स्ट्रेंथनिंग दिखा रही थी, अब डॉलर की वीकनिंग का टाइम है। ओके, क्योंकि करेंसी एक है डॉलर की स्ट्रेंथ, दूसरी है हमारे रुपये के लिए क्रूड का इम्पैक्ट जो होता है रुपये के वीकनिंग के ऊपर, वो भी क्रूड अब देखेंगे बिटवीन $60 to $70 पे ही मैनिपुलेट किया जाएगा। ये जेन्युइन डिमांड, ऑयल का प्राइस, हाँ यस, क्योंकि ऑयल पर प्राइस कभी भी हिस्टोरिकली ये देखे, मैं एक दिन टाइम है तो मैं आपको डिटेल बताऊंगा कि कैसे ओवर हिस्ट्री इसका जेन्युइन डिमांड और सप्लाई फॉर ऑयल और एनर्जी विथ ऑयल प्राइस में कोरिलेशन बिल्कुल नहीं रहा है। ये अभी क्या है कि 3 क्षेत्र जो है, यूएस, सऊदी अरेबिया, रशिया, ये तीनों मोर देन 50% ऑफ ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शन को आज कंट्रोल कर रहे हैं। और इसमें ऐसा है कि यूएस को चाहिए कि ऑयल का दाम 70 से ऊपर ना जाए, क्योंकि असर उनके इकोनॉमी, उनकी कंज्यूमर्स को पड़े, मगर 60 के नीचे ना गिरे, क्योंकि शेल गैस का प्रोडक्शन, सही बात है, 60 के लेवल पे ही। तो वो ये चाह रहे हैं, और आज उनका सऊदी अरेबिया के ऊपर दबाव पूरा है। मगर रशिया को चाहिए कि जितनी बढ़त हो जाए ऑयल की प्राइस में कर जाए। तो रशिया का प्रेशर है कि इसको 780 तक खींच के जाए, मगर यूएस और सऊदी अरेबिया दोनों मिला के उसको कंट्रोल में रख रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये आउटलुक, और डिमांड की बात करें तो यूएस की सॉफ्टनेस हुई तो डिमांड भी उतना ज़्यादा बढ़ेगा नहीं, और चाइनीज़ इकोनॉमी भी थोड़ी स्लो डाउन में है। तो मेरे ख्याल में ऑयल प्राइस अगर 60 to 70 में रहती है, तो यानी रुपये की आउटलुक फॉर द करंट ईयर एक्चुअली एक स्ट्रेंथनिंग आउटलुक है, नॉट अ वीकनिंग आउटलुक। उसमें आईटी का जो असर है वो डेफिनेटली पिछले साल में जो हमने देखा था कि स्पेशली मिड एंड स्मॉल कैप आईटी में बहुत ज़बरदस्त बढ़त आई थी, वो अभी हम सोच रहे हैं कि उतना वैल्यूएशंस अभी थोड़े बढ़ गए हैं, तो हम थोड़ा आईटी में थोड़ा सॉफ्टनेस। और फार्मा पर तो भी तेजी का ही है। फार्मा बिल्कुल हम नेगेटिव रहे हैं, पिछले 1.5 साल से नेगेटिव है, और अभी भी नेगेटिव है। फार्मा पे हम कभी बुलिश नहीं थे। हमारे जो एक्सपर्ट हैं, जो ट्रेडिंग के लिए देखिए अभी इनका टारगेट अचीव हुआ है, एक फार्मा शेयर लिख रहे थे, इसलिए मैंने आपसे पूछा। ट्रेडिंग में तो पैसा बनेगा सर, बताइए क्या पसंद है आपको? ट्रेडर ना दोनों तरफ पैसा बनाते हैं ना। बहुत सही बात बोली आपने। बताइए सर, इससे पहले भाग जाए। सर वो हमारा बेनिफिट होता है। अच्छा देखिए सर, यहाँ पे डीवीज लैब में एक फ्रेश ब्रेकआउट दिखने को मिल रहा है। 1530 का लेवल था फ्यूचर में, तो वहाँ पे एक ब्रेकआउट मिला है, तो लॉन्ग रखे विद स्टॉप लॉस ऑफ 1520, छोटा स्टॉप लॉस रखे। मुझे लगता है एज ए बीटीएसटी टारगेट होना चाहिए करीबन 1560 का। 1560 1560 यह है डीवीज लैब का टारगेट, जो इस समय आपको राजेश बता रहे हैं। यहाँ पर आपको तेजी करनी चाहिए। देखिए आज सुबह हमने आपसे कहा था कि ये एक सेक्टर है जो मजबूत रहेगा। इस समय भी आप अगर उठाकर देखें, सन फार्मा, कैडिला, जहाँ पर अच्छी खबरें आई थी, और स्ट्राइड्स फार्मा जो हमने आपको बाजार खुलने के साथ ही रिकमेंड किया था, उस वक्त मुझे याद है केवल 2% ऊपर था, अब 6-6.5% की तेजी उसके ऊपर से आ चुकी है। दिन के हाईस पर बंद होने की तैयारी में है ये स्टॉक, और जाते जाते भी खरीदारी हो रही है इस शेयर पे।
किरण, इसके चार्ट आपको कैसे दिखाई देते हैं? जो सुबह की पोजीशन थी उस पर मुनाफा वसूल करेंगे या पोजीशन होल्ड करके जाएंगे? अब लेवल्स क्या होंगे? नहीं, होल्ड करके ही चलना चाहिए। बहुत अच्छी मूव है और ये पिछला स्विंग टॉप है उसके बिल्कुल निगोशिएट करता नजर आ रहा है। तो मेरा मानना है कि स्ट्रेंथ आते दिनों में बढ़ती नजर आ जानी चाहिए। आपके स्टॉप लॉसेस ट्रेल करने चाहिए। अभी 503 का स्टॉप लॉस रहेगा, 521 पे ट्रेड कर रहा है। मेरा मानना है कि अगर 2 दिन का वक्त देते हैं तो करीबन 580 के करीब के लेवल्स आपको देखने को मिल जाने चाहिए स्टार में। 2-2.25% की तेजी स्ट्राइड्स में खुलने के बाद अब तक देखने को मिली है। और आज के दिन फार्मा स्टॉक्स ऐसे भी थोड़ी अच्छी खबरें आई हैं कैडिला के लिए, सन के लिए, तो इनमें एक तेजी का ट्रेड बन रहा है। क्या देखते हैं आप? फ्यूचर में जो आज का लो है 484, 485 वो सपोर्ट होना चाहिए। ऊपर में 505 से लेके 512 तक का मूवमेंट बन सकता है। वाइल्ड स्विंग इस स्टॉक में है। आपकी स्क्रीन पर लगभग 27 रुपए ऊपर 6.5% की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। सीएनबीसी आवाज का सीधा मतलब एक ही है, आपका पैसा बनना पक्का। देखिए सुबह सुबह कहा था खरीद लीजिए और देखिए 8-8.25% का मूव इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है। और हमारी टिकर टीम देखिए सबसे एक्टिव, सबसे फास्ट टिकर टीम है। और आपको क्या बता रही है? यही बता रही है कि फार्मा शेयरों में ट्रेडिंग के लिए तो देखिए आपको खूब मौके मिलने वाले हैं। कैसे आएंगे इस बार कंपनियों के नतीजे? फार्मा सेक्टर पर आपका ध्यान कैसा है? मेरे ख्याल से क्वार्टर ऑन क्वार्टर स्टेबल ही रहेगा। कोई ज़्यादा अपसाइड सरप्राइज नहीं होगा। जहाँ पे सन फार्मा का है, अगर उन्होंने जैसे स्पार्क को एक 10 मिलियन का ट्रिगर उनका हुआ अग्रीमेंट पे एक ड्रग पे दे दिया आप तो इसलिए वो कहीं ना कहीं उनकी जो सेल्स है वो कहीं ना कहीं वो माइलस्टोन पे मीट कर गई है। अच्छा। वो शायद एक सरप्राइज दे दे सन फार्मा के रिजल्ट्स में। और मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं एक वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर इम्प्रूवमेंट सन फार्मा के रिजल्ट्स में दिखे। तो इसलिए हम सन फार्मा को ज़्यादा फेवर करते हैं इस वैल्यूएशन पे रादर देन और कोई। तो इसलिए सन फार्मा पे आपकी तरफ से तेज़ी की कॉल है। सन फार्मा पर भी आज सुबह खबर के बाद हमने यहाँ पर एक तेज़ी का कॉल लिया था। राजेश, इस समय क्या लेवल्स आप देख रहे हैं? इस समय फ्यूचर्स में, चूंकि आप फ्यूचर्स ही देखते हैं, 452 के लेवल मुझे दिखाई दे रहे हैं सन फार्मा के लिए, करीब 1.5% ऊपर है। अब यहाँ से टारगेट और स्टॉप। देखिए मुझे लगता है कि प्रदीप यहाँ पे सन फार्मा एक बेहतरीन पिक होगा। फार्मा में रिस्क टू रिवॉर्ड बेहतरीन है। 445 का एक छोटा स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करें जो दिन का लो है। एट प्रेजेंट इट इज एट 451.60, तो बाय रखें फॉर अ प्राइस टारगेट ऑफ रफली 466 फॉर टुमारो। 466 ये टारगेट आपके लिए सन फार्मा पे आता हुआ। और ध्यान रखिए ये जनवरी फ्यूचर्स के लेवल है जिनकी बात हो रही है। तो यहाँ से करीब 14 रुपए की कमाई आप कर सकते हैं स्टॉक में, तकरीबन 3% के रिटर्न। और ये कल तक के लिए आपको टारगेट इस समय राजेश दे रहे हैं। एक और स्टॉक जिस पर मेरी नज़र पड़ी है वो है एवरेडी इंडस्ट्रीज़। और देखिए हमने आपको शुक्रवार के दिन सुबह सुबह बताया था कि यहाँ पर ऐसी खबरें आ रही हैं कि प्रमोटर अपना हिस्सा बेच सकते हैं। और उसके चलते दूसरा दिन है जब हमने तेज़ी देखी है, यानी 2 दिनों के अंदर ये स्टॉक तकरीबन 192 से 220 के लेवल पर इस वक्त, जहां ये दिन के हाइस पर क्लोज होने की तैयारी में है, यहाँ तक पहुंचा है। समीर, ये स्टॉक इस लिहाज से इंटरेस्टिंग रहा है कि पहले 4-5 साल इसने बहुत शानदार रिटर्न दिए, मल्टी बैगर हुआ, और उसके बाद पिछले साल से जब इसने निराश करना शुरू किया तो ये हाइस से काफ़ी नीचे आ गया है। थोड़ा लंबा चार्ट अगर हम लेकर आएंगे तो आपको दिखाई देगा। अब ये खबर आ रही है, क्या करना चाहिए इसमें? जो लोग ऊपर के लेवल पर अटके हुए हैं उनके लिए, और जो लोग अब मौके ढूंढ रहे हैं उनके लिए? तो मेरे ख्याल से जिनके पास था उनको कहीं ना कहीं एक रिड्यूस या निकल जाना चाहिए। क्योंकि अगर आप देखें इनकी फोकस एलईडी और हाई केपेक्स मॉडल पे काफ़ी चल गई है। जो इनका एवरेडी से कैश फ्लो आता था वो इन्होंने काफ़ी एलईडी और दूसरे प्रोडक्ट्स में इन्वॉल्व कर दिया है। तो इसलिए कहीं ना कहीं वो सिस्टम में कैश फ्लो इशू भी आ रहा है और वो कहीं ना कहीं प्रमोटर भी देख रहे हैं। क्योंकि अगर अब मैं फ्यूचर ब्राइट देखता हूँ तो मैं कंपनी को क्यों बेचूंगा, स्पेशली जो मेरा कैश का हुआ है। तो वो कहीं ना कहीं वो ऐसे ही होगा क्योंकि न्यूज़ पे वो ऊपर आ रहा है। लेकिन जब जैसे जी का हुआ था कि कहीं ना कहीं प्रमोटर स्टेक डाइल्यूट हो रहा था तो स्टॉक ऊपर चला था बट वापस नीचे आया। तो मेरे ख्याल से वो रियलाइजेशन कहीं ना कहीं होगा कि कैश फ्लो जो यूटिलाइजेशन है वो बहुत अच्छी तरह यूज़ हो गया है और इंक्रीमेंटल कैश फ्लो क्रिएट करना बहुत मुश्किल हो रहा है इनके लिए। तो मेरे ख्याल से एक बार ही निकल जाएं अगर आपको अब साइड और मिलती है। थोड़ी साल भर का चार्ट दिखाते हैं
तो जो तेजी बन रही है उसमें अटके हुए इन्वेस्टर्स जो हैं बहुत और मे बी ट्रेडिंग वाइज शॉर्ट भी बन जाए वो एक्चुअली एफएनओ में है नहीं, कैश वाले स्टॉक में हम जनरली प्रेफर नहीं करते कि इंटरडे शॉर्ट करें और सेकंड हाफ में जब 6 मिनट बचे हों तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए बात। तो ये जो फंडामेंटल एक्सपर्ट जो हमारे दिग्गज एक्सपर्ट समीर कालरा साहब कह रहे हैं कि अटके हुए, ये देखिए 1 साल में 52% के नेगेटिव रिटर्न्स, फंसे हुए इन्वेस्टर्स के लिए बहुत बढ़िया खबर है, तो निकल जाया जाए, है ना? कम हो गया। आपको भी ऐसा कुछ नजर आ रहा है इस बाउंस में, कहाँ तक निकला जाए कि बहुत दिनों से लोग फंसे हुए हैं इसमें? देखिए मुझे लगता है कि दो पड़ाव है, 240 के आसपास एक एग्जिट अपॉर्चुनिटी बनेगी और अगर बेस्ट केस सिनेरियो बहुत ही अच्छा चलता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 280-85 का एक लेवल है। तो अगर पोजीशन है तो 50% एट 240 एंड 50% एट 280। तो धीरे धीरे करके निकले, ये एक और समझ में आ रही है बात, सीधे सीधे इमीडिएट नहीं निकलना है, इतना सताया है इस स्टॉक ने। तो उसका रीजन भी है ना हेमंत, करीबन 470 के आसपास इसका 52 वीक है, वहां से तोड़ के उसको 170 किया, तो रिट्रेस भी उसी तरह से होगा, मे भी पॉज लेगा लेकिन जाएगा। ओके, तो ये आपके लिए राय। अच्छा, पीएनबी पे नजर डालिए एक बार किरण, इसके चार्ट तरह देखिए, जाते जाते यहाँ पर खरीदारी होती हुई दिख रही है मुझे वॉल्यूम के साथ, दिन के हाईज पर ये स्टॉक बंद हो रहा है, क्या लगता है आपको एक ट्रेड बनता है इसमें? बिल्कुल, आज सवेरे बहुत अच्छे शॉर्ट पोजीशंस इस स्टॉक में बनते नजर आ रहे थे और ये कंप्लीटली यू टर्न ले लिया है और पिछले 5 दिनों के कंसोलिडेशन के ऊपर का क्लोज है। तो मेरा मानना है कि बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न है। 81 का स्टॉप लॉस रहेगा या 80 रुपीज 50 पैसे का स्टॉप लॉस रहेगा, बाय करके चलना चाहिए। कल तक 87, 88 के लेवल्स देखने को मिल जाने चाहिए कल दिन में। तो पीएनबी पर रखिए नजर और सारे पीएसयू बैंक्स में देखिए ज्यादातर जो स्टॉक्स उनमें बहुत बड़ी मूव आज देखने को मिली है। लेकिन स्टॉक तो आज जो भागा है उसको जेट ही कहा जाएगा प्रदीप। और देखिए क्या ज़बरदस्त रैली स्टॉक ने, 15% कैश मार्केट में, 13.25% की एफएनओ में बढ़िया रैली बनती हुई नजर आई है। और एक स्टॉक जो सबसे ज़्यादा कमज़ोर पड़ा है वो है दरअसल डी मार्ट का स्टॉक। डी मार्ट पे आज भी हम सुबह बात कर रहे थे तो वागले साहब कह रहे थे थोड़ा और प्रेशर इसमें बनेगा। आज जिस तरह से 10-10.5% की कमज़ोरी के साथ ये समाप्ति दे रहा है, किरण जी क्या लग रहा है, जितनी गिरावट हो चुकी या थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट और रह सकता है कल भी? जेट पे मुझे लगता है कि इधर से रेवेन्यू सुपर मार्ट्स पर सवाल था सर, 11% नीचे है, डेज लो के आसपास। नहीं, डीमार्ट पे मेरा मानना है कि काफी डिसअपॉइंटिंग मूव रही है। बहुत बड़े गैप से नीचे हम खुले और जिस तरीके से हम लोअर एंड ऑफ द डे क्लोज हो रहे हैं तो थोड़ी सी दिक्कत वाली बात रहेगी। इधर कॉशियसली मैं 1370 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, पिछला स्विंग लो है, तो इसके नीचे के अपने लॉन्ग के स्टॉप लॉसेस रहने चाहिए। अगर ये स्टॉप लॉस ट्रिगर होते हैं तो चार्ट पैटर्न खराब होता नजर आ जाना चाहिए। ओके, तो ये कॉल आपके लिए एवेन्यू सुपरमार्ट पे। अच्छा, डाबर पे एक बार नजर डालिए, आज का ट्रेड एट 2 था बाजार में। हमने इस शो की शुरुआत में आपको बताया था खरीदारी की राय 426 के लेवल पर दी थी राजेश जी ने और वो 436 का हाई अब तक बना चुका है। दिन के हाईस के आसपास ही कहीं बंद होने की तैयारी में है। 444 के आपके टारगेट थे तो थोड़े बड़े हैं शायद, उसमें तो वक्त लगेगा। लेकिन आज देखिए 10 रुपए की कमाई पिछले करीब 1.5 घंटे के दौरान आपने यहाँ पे की है, जबकि बाजार में कोई बहुत बड़ा मूव नहीं आया है। उन्हीं लेवल के आसपास कंसोलिडेट करते हुए आपको इंडेक्स दिखाई दे रहा है। तो एक विनिंग स्टॉक जो आपके लिए हमने चुना, इस पोजीशन को होल्ड करेंगे क्या? स्टॉप लॉस टारगेट में कोई बदलाव? देखिए फ्यूचर लेवल 434.55 चल रहा है, तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करे, करीबन 429 का स्टॉप लॉस रखे, टारगेट वही रहेगा 444 का। इस पर रखिएगा नज़र। और एक और स्टॉक पर रखिएगा नज़र, वो है कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक में बड़ी ब्लॉक डील हुई है, करीब 50 लाख शेयरों ने हाथ बदले हैं, बड़ी मानी जाएगी 50 लाख शेयरों ने जो हाथ बदले हैं। 1210 रुपये के आसपास ये ब्लॉक हुआ है। कुछ ही देर पहले ये ब्लॉक डील हुई है, 15 यानी 13:04 पर ये हुआ है। और अब आप देखिए कोटक का स्टॉक, कोटक कैसे अप्रोच करेंगे सर इस स्टॉक को? तो कोटक अगर आप देखें तो मेन ओवरहैंग तो वो प्रमोटर कोर्ट केस जो चल रहा है वो है। अदरवाइज फंडामेंटली मेरे को नहीं लगता कि कोई ओवरहैंग है उस पर। जैसे कि सर ने कहा कि कॉर्पोरेट बैंक्स काफ़ी परफॉर्म करेंगे, तो कोटक का कॉर्पोरेट साइड काफ़ी एसेट क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और इवन उन्होंने जो आईएनजी मर्जर उन्होंने ऑब्जॉर्व किया वो काफ़ी अच्छी तरह करा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट प्रदीप कौन सी? 17 तारीख को यानी इस गुरुवार को इनकी सुनवाई होने वाली है कोर्ट में। पिछली बार जब ये कोशिश कर रहे थे दिसंबर में तो वहाँ पर फैसला नहीं आया था, 17 तारीख तक का वक्त लिया गया था। और दरअसल इनकी शिकायत ये है कि हमने अपनी तरफ से एक तरीका निकाला
हमने एक प्रेफरेंस शेयर के ज़रिए अपने स्टेक को कम किया। आरबीआई को अब जवाब देना चाहिए कि उन्हें क्या लगता है, क्या एतराज़ है। आरबीआई हमें कोई जवाब नहीं दे रहा है, तो कोर्ट ने कहा कि आरबीआई एक जवाब दे, और वो अब 17 तारीख को सामने आएगा। उसके बाद अदालत क्या कहती है इस पर नज़र होगी। तो दरअसल जो आखिरी तारीख थी वो तो निकल चुकी है, साल के अंत में दिसंबर के आखिर में उनको अपना हिस्सा कम करना था, तो 17 को अब इस पर एक अपडेट आएगा कोर्ट से। लेकिन बाजार बंद होने वाले हैं तो लौटते हैं उनकी तरफ। निचले स्तरों से रिकवर हुआ। निफ्टी बैंक 27,255.60 के आसपास बंद हो रहा है, 10,740 के करीब 45 पॉइंट सुधरकर दिन के लोज से निफ्टी बंद होता हुआ। सेंसेक्स का नुकसान 150 पॉइंट के आसपास और मिड कैप भी नीचे। मार्केट ब्रेथ फाइनली अगर आप देखें तो कमज़ोर ही है। अगर 3 स्टॉक ऊपर है तो 5 में गिरावट है, और ये सारे इंडेक्स इस समय आपके सामने जो इस तस्वीर को बयान कर रहे हैं बाजार की। गिरने वाले शेयरों की तादाद अक्रॉस सेगमेंट्स ज़्यादा है बढ़ने वालों के मुकाबले, और कमज़ोर होने वाले स्टॉक्स पर अगर आप एक बार की नज़र डालें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिया बुल्स, टेक महिंद्रा, ये सारे स्टॉक्स जिन पे खास तौर पे हमने आज गिरावट आते हुए देखी है। विप्रो गिरने वालों में शामिल था आईटी से, इंडसइंड, आईसीआईसीआई, तो सारे के सारे बैंक्स और खासतौर पे प्राइवेट बैंक्स की पिटाई हुई है। हालांकि सरकारी बैंक भी दोपहर के दौरान संभले थे, फिर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई कुछ को छोड़ के। फेडरल बैंक लगातार यहाँ पे हमने बिकवाली होते हुए देखी। डिश टीवी, जैन इरिगेशन, एमसीसी, ये वायदा कारोबार के सबसे ज़्यादा नुकसान उठाने वाले शेयरों में शामिल थे। बिल्कुल, और सबसे बढ़िया प्रदर्शन अगर किसी स्टॉक ने दिखाया तो वो यस बैंक के स्टॉक ने दिखाया। आज साफ तौर पर बढ़िया तेज़ी देखने को मिली इसी खबर के चलते कि डॉइचे बैंक से कोई शख्स आकर इस बैंक की कमान संभाल सकते हैं। और देखिए दिन के उच्चतम स्तर पर इस स्टॉक ने समाप्ति दी, और जेट में भी एक अच्छी रैली देखने को मिली कि नरेश गोयल हो सकता है अब बोर्ड से इस्तीफा दे दें। तो ये वो कुछ स्टॉक्स हैं जिन्होंने आज तगड़ा आउट परफॉर्मेंस ऊपर की तरफ दिखाया है। पर लेकिन वक्त है हमारे विशेषज्ञों से विदा लेने का। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आज CNBC आवाज़ पर आने के लिए, समय निकालकर तमाम शेयरों पर, सेक्टर्स पर अपनी राय हमसे शेयर करने के लिए। आइए देख लेते हैं स्टॉक 2020 का जो मुकाबला आज सुबह नीरज और मेरे बीच हुआ था, उसमें किस तरह के रिटर्न्स आज आप लोगों ने कमाए हैं। 2.25% के रिटर्न्स मेरी टीम ने और करीब करीब 1% के रिटर्न नीरज की टीम ने कमाए हैं। तो ऐसे मुश्किल भरे दिन कौन से स्टॉक्स ने बैटिंग करी है? देखिए पायनियर डिस्टिलरीज, ये शराब वाली कंपनियां जनरली अच्छा प्रदर्शन इलेक्शन के पहले दिखाती हैं, ये लॉजिक था। BPL, HOV सर्विसेज जैसे स्टॉक ने भी देखिए अच्छा प्रदर्शन आज के सत्र में दिखाया। जय भारत मारुति में भी बढ़िया तेजी देखने को मिली, और नीरज का ओपनर देखिए कमाल दिखा रहा है पिछले कई दिनों से। इन्फोसिस के ऊपर आज वो बुलिश थे, अच्छी तेजी बनी वहाँ पर। GNA एक्सेल्स नतीजों के बाद भागा, और महाराष्ट्र स्कूटर्स ने भी 2% ही अपसाइड गेन्स दिखाने में सक्षम रहा। और फार्मा सेक्टर तो आज सेक्टर ऑफ द डे था। देखिए कैडरा हेल्थ केयर में 1.5% के आसपास की तेजी बनी। तो बाजार की बात यहाँ पूरी होती है, लेकिन आगे जिन खबरों पर हमारी नजर है। लोकसभा चुनाव के लिए यूपी में मायावती और अखिलेश ने गठबंधन कर लिया है। कांग्रेस ने कहा है कि वो यूपी की सभी 80 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। आज आवाज अड्डा में हम आपसे पूछ रहे हैं कि क्या अब 2019 के चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला होगा? आप हमारे ट्विटर हैंडल CNBC_आवाज पर जाकर अपनी राय दे सकते हैं।